अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 268। मैंने पेरिस में एक मियाँ बीवी को ट्रैप किया था। वो दोनों यहूदी थे। मियाँ का नाम रॉबर्ट मूस और बीवी का नाम पारा मूस था। वो तेल अबैब से एक शादी में शरीक होने आए थे। मुझे रॉबर्ट मूस और लैला को पारा मूस बनकर इसराइल जाना था। ये अच्छा मौका था। शादी में शरीक होने पूरा खानदान आया था। वीडियो फिल्म भी तैयार हो रही थी। मैं और लैला उन दोनों के दिमागों में रहकर उनके खानदान के तमाम अफराद को समझ रहे थे। बाद में वीडियो फिल्म देखकर हमने उन तमाम अफराद को चेहरों से भी पहचान लिया था। लैला 2 रातों तक मुझ पर अमल करके मेरे दिमाग में इब्रानी जुबान में गुफ्तगू करती रही। मैं इस जुबान से किसी हद तक वाकिफ था। लैला के अमल से और अच्छी तरह समझ गया। शादी के दूसरे दिन वो लोग इसराइल वापस जाने वाले थे। हमने रवानगी से 12 घंटे पहले उन मियाँ बीवी को अगवा करके एक नीम तारीख कैद खाने में पहुंचा दिया। ऐसा फ्रांस की हुकूमत के ताउन से किया, लेकिन इतनी राजदारी से कि सिफारती सतह पर हुकूमत फ्रांस पर कोई इल्ज़ाम न आए। हमारी वापसी तक वहाँ की पुलिस सादा लिबास में उनकी निगरानी करने वाली थी। हमने वीडियो कैसेट के जरिए 12 उनके अजीज़ों कारिब को देखा, उनके चेहरों को जहन नशीन किया, फिर उनसे पेरिस के एयरपोर्ट पर मुलाकात भी की। त्यारे में सफ़र के दौरान लैला ने सोच के जरिए जोजो को मुखातिब किया, फिर कोड वर्ड्स अदा करने के बाद कहा, इसराइल में टेलीपैथी जानने वाला जे मॉर्गन तुम्हारा मामूल है। उसके दिमाग में जाओ और उसके मौजूदा हालात मालूम करो। मैं तुम्हारे पास रहूंगी। जोजो ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर जे मॉर्गन के दिमाग में पहुंच गई। वो उसे महसूस ना कर सका। वो ये भी नहीं जानता था कि अल्फा के तनवीमी अमल से निजात हासिल करने के बाद जोजो का मामूल बन गया है। जोजो भी उसे मुखातिब नहीं करती थी। वो फौजी छावनी के एक छोटे से बंगले में नज़रबंद रखा गया था। उसे एक ही अफसर मुलाकात के लिए आता था। सिपाहियों के जरिए उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी करता था। बाकी आला हुकाम और दूसरे फौजी अफसरान ना उसके सामने आते ना अपनी आवाज़ सुनाते। उसने बेजार होकर पूछा था, मुझे इस तरह कैद करके क्या फ़ायदा हासिल कर रहे हो? अफसर ने जवाब दिया था, पापा ढूक ने बताया है कि तुम्हारे दिमाग पर किसी का कब्जा है। हम तुम्हारी टेलीपैथी के इल्म को अपने काम में लाकर नुकसान नहीं उठाएंगे। तो फिर मेरा अंजाम क्या होगा? शानदार मुस्तकबिल होगा तुम्हारा। मास्कमैन ने जोजो का ऑपरेशन करा के हमें नई राह दिखाई है। हमारी कौम में भी ब्रेन सर्जरी करने वाले निहायत तजुर्बाकार डॉक्टर मौजूद हैं। सर्जरी के बाद तुम अपना माजी, अपनी आवाज़ और लहजा सब कुछ भूल जाओगे। एक अजीम यहूदी की हैसियत से नई जिंदगी शुरू करोगे। तुम्हारे दिमाग पर किसी दुश्मन का कब्जा नहीं होगा। तुम सिर्फ हमारे मुल्क के लिए काम करते रहोगे। जोजो ने उसके दिमाग से निकलकर लैला से कहा, आंटी, इसे तो बिल्कुल मजबूर और बेबस बना कर रखा गया है। तुम्हारे पापा ये देखना चाहते थे कि पापा ढूक इससे कोई काम ले रहा है या नहीं। आइंदा ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हारा लहजा इख्तियार करके जे मॉर्गन के पास जाऊंगी। हम जोजो के दिमाग से निकल आए। फिर मैंने कहा, लैला, अगर हम किसी तरह जे मॉर्गन को ऑपरेशन के जरिए तब्दील हो जाने से बचा सकें तो हमारा भी फ़ायदा है और जे मॉर्गन भी हमारा एहसानमंद होगा। वो अमरीकी एसआई था। ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए टेलीपैथी का इल्म हासिल करने के बाद ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत हासिल कर रहा था। ऐसे ही वक्त यहूद ज़ादी अल्पा ने उसे अपनी मोहब्बत में उलझा लिया। अपना दीवाना बनाकर तेल अबैब ले आई। वहाँ उस पर तनवीमी अमल करके उसे एसआई से यहूदी बना दिया ताकि वह हुकूमत इसराइल का वफादार रहे। लोग नुकसानात उठाकर भी सबक हासिल नहीं कर सकते। वहाँ हालात ने ऐसा पलटा खाया कि अल्पा पारस की ज़िंदगी में आकर जोजो के हाथों मास्कमैन के पास पहुँच गई। अल्पा ने जे मॉर्गन का मजहब और कौमियत तब्दील करके उसे यहूदी बना लिया। अब मास्कमैन अल्पा का दिमागी ऑपरेशन करा चुका होगा और उसे इसराइल का मुखालिफ और अपने मुल्क का वफादार बना चुका होगा। ऐसे ही हालात और वाक़यात सबक सिखाती हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा एक दिन खुद उसी में गिरेगा। जोजो ने जे मॉर्गन को अल्पा के शहर से निकालकर अपना मामूल बना लिया था और उसे इस हद तक आज़ाद रखा था कि उसने दोबारा खुद को जे मॉर्गन और एसआई की हैसियत से पहचान लिया। वो इस बात पर कुड़ रहा था कि अल्पा ने फरेब दिया और तिल वेब लाकर उसे यहूदी बना दिया। वो वहाँ से फरार होकर फिर अमेरिका पहुँचने की फिक्र में था, लेकिन उसके अतराफ सख्त पहरा था। उसे फौजी छावनी के एक छोटे से बंगले में नज़रबंद किया गया था। वह दरवाजे या खिड़की से देखता तो दूर तक मुसल्लह फौजी नजर आते। वो किसी की मदद के बगैर फरार का कोई रास्ता नहीं निकाल सकता था। ऐसे में हम उसके पास पहुंच गए। पहले आधे घंटे तक लैला उसके दिमाग में खामोश रही। इस खामोशी का मकसद ये था कि पापा डूक अचानक उसके दिमाग में आकर जासूसी कर सकता था। उसे मालूम हो जाता कि जे मॉर्गन का दिमागी राब्ता किसी से है। लैला ने मुझसे कहा, आधा घंटा हो गया उसके दिमाग में कोई नहीं आया। मैं जोजो के लहजे में जे मॉर्गन के पास आया। फिर उसकी सोच में कहा, यह पापा डूक कैसे कह रहा है कि मेरे दिमाग में कोई आता है या मैं किसी का मामूल हूँ। जे मॉर्गन ने हकारत से सोचा, पापा डूक बकवास करता है। वो टेलीपैथी के अलावा काला जादू भी जानता है। यहूदी अकाबरीन उसके शैतानी अमल को रूहानी अमल समझते हैं।
जिस तरह एक बार उन्होंने असफंदयार को मजहबी और रूहानी पेशवा मान लिया था, इसी तरह अब पापा डूक को अपना रूहानी रहनुमा समझ रहे हैं। उसकी हर बात सच मान लेते हैं। वो झूठ कहता है कि मेरे दिमाग में कोई आता जाता है। मैंने उसे मुखातिब किया तो वो चौंक गया। चूंकि मैं जोजो के लहजे में आमिल बनकर आया था, इसलिए वो मामूल की हैसियत से सांस रोकना भूल गया। मैंने कहा, बेशक पापा डूक झूठा है, लेकिन झूठे भी अपने मुफाद के लिए कभी सच बोल देते हैं। तुम अपने दिमाग में मुझे सुन रहे हो? पापा डूक ने सच कहा है, मैं तुम्हारे दिमाग में आती जाती हूँ। कौन हो तुम? मैं हूँ पारस की शरीके हयात जोजो। मुझे मामूल बनाकर तुम्हें क्या हासिल हो रहा है? मेरी सोनिया मम्मा ने कितने ही टेलीपैथी जानने वालों को तुम्हारे सुपर मास्टर से छीन लिया, मगर ना उन्हें नुकसान पहुंचाया और ना ही कोई फायदा हासिल किया। वो चाहती हैं तुम सब आज़ाद रहो, किसी एक सुपर ताकत के गुलाम ना बनो, किसी एक मुल्क के मुफादात के लिए दूसरे ममालिक को नुकसान न पहुंचाओ, सारी इंसानियत की भलाई के लिए काम करते रहो। जे मॉर्गन ने कहा, मादाम सोनिया एक अजीम खातून है। मुझे आज़ादी मिल जाए तो मैं उनके नेक मकासद के मुताबिक काम करूंगा। क्या न्यूयॉर्क जनरल के पास नहीं जाओगे? नहीं, कोई मेरी मदद को नहीं आ रहा है। मेरे बुरे वक्त में सबने साथ छोड़ दिया है। मैं मादाम सोनिया का वफादार बनकर भी अपने मुल्क के लिए काम कर सकता हूँ। तुम लोगों के पास बहुत ही ज़हीन लोग हैं, प्लीज़ उनकी जहानत से मुझे रिहाई दिलाओ। ज़रा सब्र करो, हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं। जोजो मेरी बहन, ऐसा ना हो कि ये लोग ऑपरेशन के ज़रिए मेरी जहनियत और शख्सियत बदल डालें। क्या उससे पहले मुझे रिहाई मिलेगी? हमारी कोशिश यही है कि तुम्हारा ऑपरेशन ना हो। तुम भी कोशिश करो। अभी पापा डूक से बातें करो, तुम उसे बातों में उलझाओगे तो मैं उसके दिमाग में खामोश रहकर उसके आसपास के माहौल को समझूंगी। वो मुझे अपने दिमाग में आने नहीं देगा। उसे मुखातिब करूंगा तो पहले सांस रोकेगा, मुझे दिमाग से निकाल कर फिर मेरे अंदर आएगा। ऐसा एक बार हो चुका है। कोई बात नहीं, फिर एक बार जाओ, उसे झूठा कहो और दावा करो कि तुम्हारे दिमाग में कोई नहीं आता। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। मेरे साथ लैला भी उसके अंदर थी। वो पापा डूक के दिमाग में आया। उसके सांस रोकने से पहले बोला, मैं जे मॉर्गन हूँ। उसने कहा, वापस जाओ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मॉर्गन ने गुस्से से कहा, मेरे पास ना हो, मैं तुम्हारे जैसे झूठे को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे झूठ की वजह से मेरा दिमागी ऑपरेशन होने वाला है। ये लोग मेरा मजहब तब्दील कर देंगे, मुझे यहूदी बना देंगे। तुमने उनसे झूठ क्यों कहा? वो बोला, तुम किस झूठ की बात कर रहे हो? यही कि मेरे दिमाग में कोई आता जाता है, मैं काबिल एतमाद नहीं हूँ। जे मॉर्गन खासी देर तक उसे बातों में उलझाता रहा। इन बातों के दौरान किसी ने पापा डूक को मुखातिब करते हुए पूछा, आप हमसे गुफ्तगू करते करते चुप हो गए हैं, खैरियत तो है? पापा डूक ने जे मॉर्गन से कहा, तुम्हारी फजूल बातों का कोई जवाब नहीं, जाओ यहाँ से, मैं अभी मसरूफ हूँ। उसने सांस रोक ली। जे मॉर्गन के साथ हम भी उसके अंदर से निकल आए। मैंने कहा, मॉर्गन तुमने उसे खूब उलझाए रखा। मैंने उसके दिमाग में रहकर एक शख्स की आवाज़ सुनी है, मैं उसके पास पहुंचने की कोशिश करता हूँ। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर देखा। तैयारी का माहौल बड़ा ही पुरसुकून था। एयर हॉस्टेस खाने के लिए पूछ रही थी। लैला ने उसे खाने की 2 ट्रे ले ली, एक मुझे दी। मैंने खाने के दौरान उस शख्स की आवाज़ और लहजे को अच्छी तरह याद करके दोहराया, फिर उसके दिमाग में पहुंच गया। वो फौज का एक मेजर था। पापा डूक के सामने एक सोफे पर बैठा उस टेलीपैथी जानने वाले गाउदी के बारे में बातें कर रहा था, जिसे समुद्र के बीच एक पहाड़ी पर कैद करके रखा गया था। मैंने लैला से कहा, तुम इनकी बातें सुनो, मैं मेजर के चोर ख्यालात पढ़ता हूँ। उसकी सोच ने बताया, पापा डूक बहुत मोहतात है। यहाँ किसी भी आला ओहदेदार से मुलाकात करने से पहले उसके दिमाग को अच्छी तरह कंगाल लेता है। वैसे वो अपने सामने बैठे हुए मेजर पर भरोसा करता था और बेशतर मामलात में उसी के जरिए आला फौजी अफसरान से रब्ता करता था। उसके 4 बॉडीगार्ड्स योगा के माहिर थे। उनकी ड्यूटी खत्म होने के बाद जो बॉडीगार्ड्स आते थे वो भी योगा के माहिर होते। रात को मुसल्लह फौजियों के अलावा कोठी के चारों तरफ खूंखार कुत्ते आज़ादी से टहलते रहते। वो बुलेट प्रूफ कार में कहीं जाता तो आगे पीछे सिक्योरिटी फोर्स होती थी। पापा डूक ने इतने सख्त इंतजामात महज सोनिया के खौफ से किए थे और यहूदियों की पनाह में इसलिए आया था कि सोनिया इसराइल नहीं आएगी। अगर किसी तरह आ जाए तो मौत बनकर पापा डूक तक पहुंचने की सहूलतें हासिल नहीं होंगी। यहाँ कदम कदम पर उसे मुश्किलात का सामना करना होगा। मेजर इस वक्त पापा डूक से कह रहा था, हम जान गाउदी की तरफ से मुतमईन हैं। हमारा कोई दुश्मन उसकी मदद के लिए पहाड़ी तक नहीं जा सकेगा। हर सिमत मौत उसका इस्तकबाल करेगी। अब आप बताएं कि जॉन गाउदी के दिमागी ऑपरेशन के लिए उसे तेल अबैब कब लाया जाएगा? पापा डूक ने कहा, 2 रोज़ बाद जे मॉर्गन का ऑपरेशन होगा। पहले मैं इसराइली डॉक्टरों की महारत और ऑपरेशन का नतीजा देखूंगा। उसके बाद किसी दिन जॉन गाउदी का ऑपरेशन हो सकता है। पापा डूक को वहां इतनी ताजीम दी जाती थी कि कोई उसे पूरे नाम से मुखातिब नहीं करता था। मेजर ने कहा, पापाए मौज़म, दिमागी ऑपरेशन सबसे महफूज तरीका है। अगर टेलीपैथी जाने वाले का नाम, लहजा और शनाख्त बदल जाए तो कोई दुश्मन उसे ट्रैप नहीं कर सकता। लेकिन हमारी जासूस ने एक हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन रिपोर्ट दी है कि दिमागी ऑपरेशन के जरिए जोजो की पिछली तमाम जिंदगी भुला देने के बावजूद
उसने पारस को अपने जीवन साथी की हैसियत से पहचान लिया है और मास्कमैन को ठुकराकर पारस के पास चली गई है। पापाडुक ने कहा, ऑपरेशन के जरिए ब्रेन बिल्कुल ही वॉश कर दिया जाता है। वहां पिछली जिंदगी तो क्या, अपनी मौजूदा शिनाख्त भी नहीं रहती। दिमाग स्लेट की तरह साफ हो जाता है। पिछली जिंदगी की तस्वीरें और वीडियो फिल्में देखने के बावजूद कुछ याद नहीं आता। फिर जो कैसे पारस को पहचान गई, ये नामुमकिन है। हम जिसे नामुमकिन समझते हैं वो दूसरे के लिए मुमकिन हो जाता है। आप कहते हैं आपके जादू का तोड़ मुमकिन नहीं, मगर नताफिया में सोनिया ने आपके तिलिस्म का तोड़ किया था। पापाडुक ने सोनिया को गाली दी, फिर कहा, वो क्या तोड़ करेगी। दरअसल बाबा साहब के दायरे में रूहानी कुव्वतें रखने वाले बुजुर्ग हैं। उन्होंने सोनिया की मदद की थी और जो का दिमाग फेरने और उसे पारस की तरफ माइल करने में भी उन्हीं बुजुर्गों की रूहानी कुव्वतों ने काम किया। वरना तिब्बी साइंस एक अटल हकीकत है। ऑपरेशन के बाद दिमाग में कभी पिछली जिंदगी का एक लम्हा भी वापस नहीं आएगा। पापाए मौज़म, आपकी बातें सुनकर एक सवाल पैदा होता है, क्या सोनिया रूहानी ताकतों के जरिए आप पर गालिब आएगी। उसने नताफिया में जब मेरे तिलिस्म को तबाह किया तभी मैं समझ गया था कि वो रूहानी कुव्वतों के जरिए मेरी शाहरग तक पहुंचेगी। मैं उसकी रूहानियत का तोड़ करने के लिए 2 ज़बरदस्त मंसूबों पर अमल करूंगा। ये मंसूबे इतने मुस्तहकम और पुरअसर हैं कि अमल के नतीजे में सोनिया की रूहानी कुव्वतें खत्म हो जाएंगी। आपने तजस्सुस पैदा कर दिया है। वो मंसूबे क्या हैं। उसी वक्त एक को खूबसूरत कनीज फलों की ट्रे ले आई, दूसरी कनीज खुश्क मेवों की ट्रे लाई। एक और हसीना ने मशरूब और गिलास लाकर दरमियानी मेज पर रख दिए। पापाडुक ने एक हसीना को अपने पहलू में खींच कर कहा, मेरे इस महल के हर कमरे में एक से बढ़कर एक शबाब है, मगर शराब नहीं है। उस जलील सोनिया से मोहतात रहने के लिए मैं नशे से दूर रहता हूँ। जब तक वह दुश्मन औरत फरहाद की तरह जहन्नुम में नहीं जाएगी, मैं शराब से महरूम रहा करूंगा। शराब के बगैर शबाब ऐसा है जैसे नमक के बगैर गोश्त चबा रहे हूं। वह हसीना के साथ बहक रहा था। मेजर ने कहा, प्लीज मेरा तजस्सुस खत्म करें, मुझे बताएं आपके मंसूबे क्या हैं। उसने कहकर लगाया, फिर कहा, यह तो मैं अपने बाप शैतान को भी नहीं बताऊंगा। वैसे तुम बहुत ही भरोसे के आदमी हो। अगर तनवीमी अमल के जरिए मैं तुम्हारे दिमाग को लॉक कर दूं तो कोई ख्याल ख्वानी करने वाला छुप कर तुम्हारे ख्यालात नहीं पढ़ सकेगा। मैं इसी तरह तुम्हें अपना राजदार बना सकता हूं। एक कनीज ने खालिस सोने की सुराही से गिलास में मशरूब डालते हुए पूछा, क्या बर्फ डालूं। मैंने लैला से कहा, कनीज के पास जाओ। कनीज भरे हुए गिलासों के पास आइस क्यूब्स का भरा हुआ प्याला रखकर चली गई। मेजर ने कहा, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि आपके अमल के बाद कोई मेरे दिमाग में नहीं आएगा और आप मुझ पर आंखें बंद करके एतमाद किया करेंगे। ठीक है, आज रात तुम्हारी नींद के दौरान अमल करूंगा। वैसे अगर तुम अमल के बगैर ही मेरे वफादार हो तो मुझे बताओ, वो 5 गोल्डन ब्रेन्स कौन लोग हैं। गोल्डन ब्रेन्स वाली बात आपको कैसे मालूम हुई। मैंने तुम्हारे जर्नल के चोर ख्यालात पढ़े हैं। मेजर ने कहा, आप मेरे दिमाग में आकर चोर ख्यालात पढ़ सकती हैं। मैंने गोल्डन ब्रेन्स का जिक्र सुना है, लेकिन उनके मुतालिक सिर्फ जर्नल ही जानता है। मैं तो उनकी सही तादाद भी नहीं जानता। आपसे सुन रहा हूं कि वो 5 हैं। हाँ, वो 5 मुमलिकत इसराइल का दिफा है। मुझे जनरल के चोर ख्यालात से इतना ही मालूम हुआ है कि वो 5 योगा के माहिर हैं, मक्कारी में शैतान के जानशीन हैं। उन्होंने अपनी हिकमत अमली से अमरीका जैसी सुपर पावर को इसराइल का अंधा हमायती बना दिया है। उन गोल्डन ब्रेन्स ने को खुफिया फोर्स बनाई है। उस फोर्स में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान और सुराग रसा वगैरह हैं। वो मतलूबा ममालिक के खास शहरों में बाकायदा रिहाइश इख्तियार करती हैं। ईसाइयों में रहकर ईसाई और मुसलमानों में रहकर मुसलमान बन जाती हैं। यूं अपने मुल्क और कौम के मुफाद में काम करते रहती हैं। उनकी पूरी फौज इब्रानी जुबान में एक दूसरे से रब्ता करती है। मेजर ने कहा, आपने काफ़ी मालूमात हासिल की हैं। जनरल को जितना मालूम है उतना मुझे मालूम हो चुका है। फौज के जनरल और मुल्क के हुक्मरान बदलते रहते हैं, इसलिए ये तमाम आला ओहदेदारान गोल्डन ब्रेन्स के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। ये कोई नहीं जानता कि वो 5 गोल्डन ब्रेन्स कौन है, कहाँ रहते हैं। जनरल के खुफिया कमरे में एक टीवी स्क्रीन पर उन्हें देखा जा सकता है, उनसे बातें की जा सकती हैं, लेकिन यकीन से नहीं कहा जा सकता कि स्क्रीन पर नजर आने वाले वो 5 चेहरे असली हैं, क्योंकि जनरल को ऐसे चेहरे किसी शहर में, किसी तकरीब में या किसी बाजार में दिखाई नहीं दिए। अगर वो असली चेहरे होते तो कहीं ना कहीं इत्तफाक से नजर आ जाते। मेजर ने मुस्कुरा कर पूछा, आप उन 5 को ढूंढ निकालने की फिक्र में हैं? हाँ, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मुझसे छुप कर रहे, वो मुझे देखता रहे और मैं उसे ना देखूं, उसकी निगरानी से बेखबर हूं। छुपने वाले दोस्त कभी नहीं होते। अगर इसराइली हुकाम या गोल्डन ब्रेन्स को कभी मैं बोझ लगूंगा तो वो बड़ी आसानी से छुपकर मुझे गोली मार देंगे। ऐसा हो सकता है। हमारे काबरीन को समझना चाहिए कि आप 5 गोल्डन ब्रेन से ज्यादा अहम हैं। आपने एक हफ्ते के अंदर 2 जबरदस्त कारनामे अंजाम दिए। टेलीपैथी जानने वाले जॉन गाउदी को हमारा कैदी बनाया और बाबा फरीद वास्ती मरहूम की बेटी राहिला को अगवा करके यहाँ पहुंचा दिया। उन 5 पुरस्कार यहूदी दिमागों को आपसे नहीं छुपना चाहिए। उनकी बेहतरी इसी में है कि मुझे दोस्त बनाए, मेरे सामने आए, वरना मैं उन्हें बेनकाब कर दूंगा। जैसी चाल मैं चलूंगा वैसी वो चल नहीं सकते। उसकी बात खत्म होते ही फोन की घंटी सुनाई दी। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं हूं, क्या अपना नाम बताना जरूरी है?
दूसरी तरफ से कुछ कहा जाने लगा। वो चंद लम्हों तक सुनता रहा, फिर परेशान और खौफजदा होकर बोला, नहीं ये झूठ है। तुम कैसे कह सकते हो कि ये इतला दुरुस्त है? वह फिर सोने लगा। चंद सेकंड के बाद वह मजीद कुछ ना सुन सका। उसके हाथ से रिसीवर छूट गया। वो खला में तक रहा था और बिल्कुल बेहिस्सो हरकत बैठा सोच रहा था। मेजर ने पूछा, क्या हुआ? वो बदस्तूर साकित रहा। मेजर ने फिर मुखातिब किया तो वह चौंक गया। क्या तुम कुछ कह रहे हो? मैं पूछ रहा हूं, क्या फोन पर कोई परेशान कुन इतला मिली है? वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया, फिर बोला, हाँ, वो जलील औरत इस शहर में देखी गई है। बात समझ में आ गई। वह सोनिया के बारे में गुस्से से कह रहा था। इस मुल्क की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस वाले होशियारी और फर्ज शनासी में बैनुल अक़वामी शोहरत रखते हैं। फिर सोनिया उनकी नजरों से छुपकर कैसे आ गई? आपको फोन पर किसने यह इतला दी? पापा डूक ने चौंक कर फोन की तरफ देखा। उसका रिसीवर नीचे पड़ा हुआ था। वहां से आवाज आ रही थी, हेलो पापा मौजम, हेलो हेलो। वह जवाब सुनने लगा। मैं मेजर के दिमाग में था। फोन से कही जाने वाली बातें सुन नहीं सकता था। मैं यही सुनकर हैरान था कि सोनिया हमसे पहले तिल अबैब पहुंच गई है। मैंने मेजर के पास से आकर सोनिया को मुखातिब किया, कोड वर्ड्स अदा किए, फिर पूछा, तुम तिल अबैब में कब पहुंची हो? क्या मैं तिल अबैब में नजर आ रही हूं? मुझसे छुपने की कोशिश ना करो, मैं खतरे से आगाह करने आया हूं। अभी पापा डू को इतला मिली है कि तुम तिल अबैब में देखी गई हो। मैं इतनी नादान हूं कि वहां अपनी असली सूरत दिखाती, और दुश्मन इतने मेहरबान है कि मुझे देखकर गोली नहीं मारी, मुझे जाने दिया। यानी तुम वहां नहीं हो। मैं पेरिस की रिहाइशगाह में हूं और कल सुबह की फ्लाइट से इसराइल के लिए रवाना हो रही हूं। मैं वापस मेजर के दिमाग में आया। उसकी सोच ने बताया, अभी टेलीफोन पर एक गोल्डन ब्रेन ने सोनिया के मुतल्लिक इतला दी थी। मेजर ने पूछा, पापा मौजम, क्या ये यकीन करने वाली बात है कि सोनिया हमारे मुल्क में असली चेहरे के साथ घूम रही है? क्या वो जानबूझकर मौत को दावत देगी? वो बहुत मक्कार है। उसके टेलीपैथी जानने वाले ने किसी लड़की को सैरज़दा किया होगा। उस पर सोनिया ने अपना मेकअप चढ़ाकर अपनी डमी बनाकर शॉपिंग के लिए बाजार की तरफ भेज दिया होगा। एक जासूस ने उसका पीछा किया था। वो भीड़ में गुम हो गई। वो मक्कार औरत नफसियाती मार मारती है। उसने अपनी डमी पेश करके आला हुकाम और फौजी अफसरान को चौंका दिया, लेकिन मेरा तो सुकून गारत कर दिया है। अब मेरा खाना पीना हराम हो जाएगा। उस जलील औरत ने मुझे मौत से पहले थोड़ा थोड़ा मारना शुरू कर दिया है। मैंने दिमागी तौर पर तैयारी में हाजिर होकर लैला को ये बातें बताईं। वो बोली, सिस्टर सोनिया पेरिस में है, हम तैयारी में हैं, तो फिर तिल अबैब में डमी सोनिया को कौन पेश कर रहे? जाहिर है हमारा कोई आदमी ऐसा नहीं कर रहा। ये दुश्मनों की कोई चाल है। क्या चाल है? अच्छा, तो आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं? उसने मुस्कुरा कर देखा। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, यही समझ लो। यह हकीकत अभी किसी को मालूम नहीं है। पापा डूक हमारी सिस्टर से खौफजदा है, लिहाजा उसका सुकून बर्बाद करने के लिए कोई दुश्मन सिस्टर की डमी पेश नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक, आगे बोलो। आगे बात साफ है। पापा डूक थोड़ी देर पहले गोल्डन ब्रेन्स के खिलाफ बोल रहा था और उन्हें बेनकाब करने का दावा कर रहा था। एक गोल्डन ब्रेन ने उसे इस्तराब और बेचैनी में मुब्तला करने के लिए तिल अबैब में सोनिया की मौजूदगी की इतला दे दी। यह सरासर गलत इतला है। वहां सिस्टर की डमी देखी ही नहीं गई। मेरी जान, तुमने बिल्कुल सही तज्जिया किया है। जी चाहता है तुम्हारी जहानत की भरपूर दाद दूं। मैं सीट पर बैठे बैठे उसकी तरफ झुका। वो मुझे परे हटाकर बोली, दूर ही रहे, आपकी दाद महंगी पड़ती है। एयर होस्टेस आकर बचे हुए खाने की ट्रे उठा रही थी। उसके जाने के बाद लैला ने कहा, आप संजीदगी से रिपोर्ट सुने। जो कनीज पापा डूक और मेजर के सामने मशरूब लाई थी, मैं उसके दिमाग में रहकर उस महल के दूसरे हिस्सों में गई। मजीद 2 कनीजों के दिमागों में भी जगह बना ली। पता चला राहीला को इसी महल में रखा गया है। हमने बहुत पहले राहीला के दिमाग में जाकर मालूम कर लिया था कि उसे किसी महल में आराम से रखा गया है। आज लैला ने मालूम किया कि पापा डूक भी उसी महल में रहता है। मेजर के दिमाग ने हमें उस महल का मुकम्मल पता बता दिया। मैंने लैला से कहा, एक गोल्डन ब्रेन ने इंतकामन पापा डूक को खौफजदा किया है, उससे हमारा नुकसान होगा। वो कैसे? ऐसे कि पापा डूक सोनिया के खौफ से राहीला को किसी ऐसी जगह मुंतकिल कर देगा जहां सोनिया या हम ना पहुंच सकें। गोल्डन ब्रेन्स वाकई ब्रेन से काम लेते हैं। उन्होंने ये झूठे इतला देकर तिल अबैब की इंतजामिया, पुलिस और फौज को अलर्ट कर दिया है। ऐसे में हम वहां पहुंच रहे हैं। दुश्मनों के मुस्ताद और होशियार रहने के बायस हम सहूलत और इत्मीनान से कोई काम नहीं कर सकेंगे। मैंने थोड़ी देर सोचकर कहा, पापा डूक जिस महल में है वहां खुफिया कैमरे और माइक जरूर होंगे, क्योंकि पापा डूक ने गोल्डन ब्रेन्स को बेनकाब करने का चैलेंज किया था। उसके बाद एक गोल्डन ब्रेन ने फोन के जरिए पापा डूक को सोनिया का बुखार चढ़ा दिया था। लैला ने तायद की। 5 गोल्डन ब्रेन्स पापा डूक पर नजर रखते हैं, यानी उसे बज़ाहिर पापा मौजम कहकर सर पर चढ़ाया जा रहा है और बातन में उसे नाकाबिल एतमाद समझा जा रहा है। मैंने कहा, क्यों न इसी शैतान को यहूदियों के खिलाफ भड़काया जाए। वो मुस्कुराने लगी। उसकी आदत ही बात बात पर मुस्कुराती थी। खुदा ने उसे खिलते हुए फूलों की शादाबी दी थी। आम हालात में भी उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ लगता था। उसने मुझे शौक और लगन से देखते हुए पाया तो घूर कर बोली, मैं आइंदा बंद संवर कर नहीं रहूंगी, आप बहकने लगते हैं।
ऐसा गजब न करना, तुम जुल्फें बिखराए उजड़ी हुई सी रहोगी तो और ज्यादा हसीन और पुरकशिश हो जाओगी। लोग समझ लेंगे कि मेरे पहलू से उठकर आ रही हो। ऐसी हालत में शायर कहता है, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। वो बोली, तौबा, अब कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं। वो पापा डूक को यहूदियों से टकराने वाली बात क्या हुई। चलें अब आप काम करें। मैं अपनी सीट पर सीधी तरह बैठकर बाबा साहब के दायरे के एक जासूस के पास आया। उसने सांस रोक ली। दूसरी बार मैंने कोडवर्ड्स अदा किए। उसने मुस्कुरा कर कहा, हेलो मिस्टर ब्रायन वुल्फ, खैरियत तो है। मैंने उसे राहीला के एक बार पापा डूक की रिहाइशगाह के मुतालिक बताने के बाद कहा, वह शैतान सोनिया के खौफ से राहीला को दूसरी जगह मुंतकिल करेगा। अपने मातहतों से कहो उस महल को नजरों में रखें, कोई बंद गाड़ी वहां से निकले तो उसका ताकुब करें। हमें मालूम होना चाहिए कि राहीला को कहाँ मुंतकिल किया जाएगा। वो ट्रांसमीटर निकालकर अपने खास आदमियों को हदायत देने लगा। फिर मैंने अपने जासूस को बताया कि किस तरह पापा डूक और गोल्डन ब्रेन्स के दरमियान ठन गई है। पापा डूक को पता नहीं है कि गोल्डन ब्रेन ने उसे खौफजदा करने के लिए सोनिया के मुतालिक झूठी इतला दी है। अगर उसे मालूम हो जाए कि एक गोल्डन ब्रेन ने उसे ख्वामखा इस्तराब में मुब्तला करना चाहा था तो वह वहां के आला हुक्काम पर चढ़ दौड़ेगा। आइंदा अपने दिल में बोझ रखकर उनके लिए काम करेगा। जासूस ने पूछा, क्या पापा डूक को हकीकत बताकर भड़का दूं? कैसे बताओगे? पापा डूक का गुमनाम हमदर्द बनकर फोन के जरिए बताऊंगा। किसी गुमनाम हमदर्द की बात उसके लिए काबिल एतबार नहीं होगी। क्या तुम्हारी नज़र में कोई इसराइली जासूसा है? मैं 3 लड़कियों को जानता हूं। उनमें से एक जासूसा मुझ पर गैर मुल्की एजेंट होने का शुबा कर रही है। अगर उसने कोई मुसीबत खड़ी की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। तो समझ लो उसे गोली मारने जा रहे हो। मुझे उसकी आवाज़ सुनाओ। मैं उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर तुम्हारे पास पहुंचाऊंगा। तुम उस पर सोनिया का मेकअप करोगे। मैं उसे फ़ोन पर बुलाऊंगा। वो मेरे फ्लैट में चली आएगी क्योंकि मुझसे इश्क कर रही है, मुझे मोहब्बत के जाल में फांस रही है। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। राब्ता कायम होने पर बोली, हनी मैं रॉबिन बोल रहा हूँ, क्या तुम्हें फुर्सत है? वो चह कर बोली, तुम्हारे लिए तो फुर्सत ही फुर्सत है, बोलो तुम आ रहे हो या मैं आ जाऊं? तुम आ जाओ। आहट पर कान और दर पे नजर रहेगी। मैं हनी के दिमाग में पहुंच गया। वो हंसते हुए रिसीवर रख रही थी, फिर एकदम से संजीदा होकर सोचने लगी, आखिर मुझ पर फिसल ही गया। आज मैं इससे असलियत मालूम करके रहूंगी। मेरा शुबा कभी गलत नहीं होता। ये जरूर किसी मुल्क का जासूस है। वो रवाना होने से कबल इंटेलिजेंस के एक अफसर को रिपोर्ट देना चाहती थी कि वो आज रात रॉबिन के साथ गुजारेगी, लेकिन मैंने रिपोर्ट पहुंचाने का मौका नहीं दिया। उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर रॉबिन के पास पहुंचा दिया। उसकी जुबान से कहा, मैं वुल्फ बोल रहा हूं। इसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसे फौरन सोनिया की डमी बनाओ। रॉबिन हमारे एक तजुर्बाकार मेकअप मैन को बुला चुका था। उसने बड़ी महारत से 1.5 घंटे में उसे सोनिया की हमशक्ल बना दिया। हमारा त्यारा तेलबैब पहुंचने वाला था। मैंने लैला से कहा, सलमान को मेरे पास फौरन भेजो। वो 1 मिनट के अंदर ही मेरे पास पहुंच गया। मैंने कहा, अभी जिस लड़की के दिमाग में हूं इसे सोनिया की डमिया कुर्बानी की बकरी बनाया गया है। इसके दिमाग पर कब्जा जमाए रखो। मुझे और लैला को दिमागी तौर पर हाजिर रहना पड़ेगा। हम तेलबैब पहुंचने ही वाले हैं। उसने पूछा, मुझे इस लड़की के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए? मैंने जवाब दिया, जवान लड़की है, तुम खुद समझदार हो। सुल्ताना की नजरें बचाकर मनपसंद रवैया इख्तियार कर लेना। वो हंसते हुए बोला, आप छेड़ने से बाज नहीं आएंगे। आपने पिछली बार सुल्ताना को गलत फहमी में मुब्तला करके उसे खूब रुलाया था, मेरे लिए मुसीबत कर दी। अब हम मियाँ बीवी ने कसम खाई है कि आइंदा आपकी बातों पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। क्या मैं इसे चैलेंज समझूं? आप कुछ भी समझ लें, हम मियाँ बीवी मोहब्बत में साबित कदम रहेंगे और कभी किसी हालत में एक दूसरे पर शुबा नहीं करेंगे। अच्छा, मैं ज़रा मौजूदा मामले से निमट लूँ, फिर देखूंगा कि तुम दोनों कितने साबित कदम हो। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। त्यारा रनवे पर दौड़ता हुआ एक जगह रुक गया था। हम अपने यानी रॉबर्ट और पारामूस के रिश्तेदारों के साथ इमिग्रेशन काउंटर पर आए, फिर वहां से बखैरियत गुजर गए। मैंने और लैला ने एयरपोर्ट में किसी बात पर झगड़ा किया क्योंकि रॉबर्ट और पारा आपस में लड़ने झगड़ने वाले मियाँ बीवी थे, इसलिए हमने उनका वही रोल अदा किया। पारा यानी लैला झगड़कर अपनी माँ की कार में बैठ गई। मैंने ड्राइवर से कहा, तुम ड्राइव करो, मेरा मूड ठीक नहीं। मुझे रॉबर्ट के बंगले का पता नहीं था। इस तरह ड्राइवर ने मुझे वहां पहुंचा दिया। मैंने रॉबर्ट से हासिल की हुई चाबियों से मुकफ्फल बंगले के दरवाजे खोले, फिर बेडरूम में आकर ड्राइवर से कहा, कोई फ़ोन आए तो कह देना मैं सो रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करना। वो चला गया। मैं दरवाजे को बंद करके हनी के पास आया। सलमान ने उसे रॉबिन के यहाँ रोक रखा था। मैंने कहा, सलमान तुम जाओ, मुझे फुर्सत मिल गई है। फिर मैंने जासूस रॉबिन से कहा, पापा डू के महल की तरफ जाओ, वह ज़रूर राहीला को किसी दूसरी जगह ले जाएगा। यह हदायत देकर मैं हनी को फ्लैट के बाहर उसकी कार में ले आया। वो मेरी मर्जी के मुताबिक ड्राइव करती हुई पापा डू के महल के सामने पहुंच गई। वहां पहुंचते उसने रफ्तार बढ़ा दी, फिर इसी तेज रफ्तारी से अहाते के फाटक को तोड़ती हुई महल के पोर्च में आ गई। मुसल्ला गार्ड्स उसे घेरने के लिए दौड़ते आ रहे थे। वो कार से निकलकर बोली, गोली ना चलाना, कार में आतिशगीर मादा भरा हुआ है, एक नहीं कई धमाके होंगे, महल खंडर बन जाएगा और पापा डू की लाश पहचानी नहीं जाएगी।
तमाम गार्ड्स रुक गए। वो चीख कर बोली, पापा डूक, फौरन जवाब दो, तुम बाहर आ रहे हो या मैं अंदर आ जाऊं। पापा डूक को मौत नजर आ रही थी। पता नहीं वो महल के अंदर क्या कर रहा होगा। वैसे हमने उसे जितना बुजदिल समझा था वो उतना नहीं था। वो एक जगह छुपा हुआ था। उसने मौका पाते ही डमी सोनिया पर गोली चला दी। वह डमी उछलकर फर्श पर गिरी, फिर तड़पने लगी। पापा डूक दौड़ता हुआ आया, फिर उसे निशाने पर रखते हुए बोला, मुझे यकीन है तू सोनिया नहीं उसकी डमी है। वह मेरी मर्जी के मुताबिक कराती हुई बोली, मैं मरते वक्त झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे गोल्डन ब्रेन ने तुम्हें खौफजदा करने के लिए भेजा था। तुम्हारे महल में खुफिया माइक लगे हैं। उनके जरिए पांचों ने सुना था कि तुम उन्हें बेनकाब करना चाहते हो। वो इंतकामन तुम्हें। उसने दम तोड़ दिया। पापा डूक की खोपड़ी घूम गई। वह चीख कर बोला, मैं इस मुल्क से वफादारी करूं और वो पांचों गोल्डन ब्रेन मुझे उल्लू समझ रहे हैं। फिर वो मुसल्ला गार्ड से बोला, मेरे साथ आओ और महल के गोशे गोशे में खुफिया माइक और कैमरे तलाश करो। मैं गार्ड के दिमाग में था। गार्ड्स महल के अंदर जाकर खुफिया माइक तलाश करने लगे। मेरे मामूल की सोच बता रही थी कि कोई खुफिया माइक नजर आएगा तो वह पापा डूक की नजरों से छुपा लेगा, क्योंकि वो अपने मुल्क का वफादार था और अपने आकाओं के हुक्म से वहां एक गार्ड के फराइज अंजाम दे रहा था। दूसरे यहूदी गार्ड भी शायद यही करने वाले थे, लेकिन पापा डूक ने एक खुफिया माइक फानूस में से और दूसरा सोफे के नीचे से ढूंढ निकाला। अब इसमें शुबे की गुंजाइश नहीं रही कि यहूदी हुक्मरान और फौज के आला अफसरान उसे पापा मुअज्जम कहकर उल्लू बना रहे हैं। गुस्से की शिद्दत से उसकी खोपड़ी गर्म हो गई थी। उसके अंदर आग भड़क गई थी। वो टेलीपैथी और काले जादू की कुव्वतें हासिल करने के बाद खुद को सबसे आला और अफजल समझता था। किसी मामले में अपनी सबकी बर्दाश्त नहीं करता था। गुस्से और जुनून में अपने मुखालफों को नीस्तो नाबूद कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। अगर मैं उसके दिमाग में होता तो फिलहाल इंतकामी कार्रवाई से रोक देता। मेजर भी उसके करीब नहीं था। होता तो मैं उसके जरिए से समझाने की कोशिश करता। उसने तमाम गार्ड्स को झिड़क कर कहा, चले जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम सब यहां मेरी हिफाजत के लिए नहीं, मेरी जासूसी करने के लिए रखे गए हो। गेट आउट। तमाम गार्ड्स वहां से चले आए। मेरी मामूल को भी आना पड़ा। इसके बाद मैं पापा डूक को देख नहीं सकता था। पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। मैंने सोचा मेजर को उसके पास जाने पर माइल करना चाहिए, फिर मैं उस मेजर के जरिए उस पर नजर रखूंगा। उसके दिमाग में आया, वहां पापा डूक सोच के जरिए उसे कह रहा था, तुम्हारे यहूदी अकाबरीन वफादारी का ये सिला देते हैं। अगर मैं छुपकर सोनिया को गोली ना मारता तो यह भेद कभी ना खुलता कि गोल्डन ब्रेन्स मुझे उल्लू बना रहे हैं और महल में होने वाली मेरी तमाम गुफ्तगू सुनते हैं। यहां खुफिया कैमरे भी होंगे। मेरा वीडियो रिकॉर्ड बनाया जा रहा होगा। मेजर ने कहा, मैं हैरान हूं कि मेरे अकाबरीन आप जैसे मुखलिस और फायदा पहुंचाने वाले के खिलाफ ऐसी हरकतें क्यों करते रहे। ये तो दोस्त को दुश्मन बनाने वाली हमाकतें हैं। आज मुझे पता चला है कि यहूदी फरहाद और सोनिया को कितनी बार दोस्त बनाने के बाद भी क्यों उन्हें दोस्त ना बना सके। फरहाद और सोनिया इसराइल के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयां करते रहे वो बिल्कुल दुरुस्त थीं। तुम तमाम यहूदी इसी काबिल हो। आप मुझे इल्जाम ना दें। एक नहीं 1000 बार मेरे चोर ख्यालात पढ़ लें, मैं आपका वफादार ही साबित होऊंगा। बेशक तुम वफादार हो, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं। तुम यहाँ के दलेर और निहायत काबिल लोगों की फहरिस्त बनाओ और एक एक की आवाज़ सुनाओ। मैं हर रात 2 अफराद पर अमल करके उन्हें अपना ताबेदार बनाऊंगा। यहाँ अपने वफादारों की बहुत बड़ी फौज बनाऊंगा। मैं अभी फ़ोन के जरिए चंद काबिल अफराद की आवाज़ें सुना सकता हूँ। अभी नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक रात के 12 बजे तुम्हारे पास आऊँगा। वो उसके दिमाग से चला गया। अब उसकी मसरूफियात का इल्म नहीं हो सकता था, इसलिए मैं भी अपनी जगह हाजिर हो गया। थोड़ी देर बाद लैला ने सोच के जरिए कहा, मैं पारा बोल रही हूँ। अपने रॉबर्ट से रूठ कर मैके में बैठी हूँ। क्या मनाने नहीं आएंगे? आना ही होगा। तुम्हारे बगैर करवट खाली रहूंगा। वो मुस्कुराई, फिर बोली, क्या पापा डूक को भड़का दिया है? उसके अंदर गुस्से और इंतकाम की आग लगा चुका हूं। मैंने उसे डमी सोनिया के मुतालिक बताया। वो बोली, आपने ज़बरदस्त चाल चली है। सिस्टर की डमी इस्तेमाल करके उस शैतान को यहूदी साजिशों का पक्का यकीन दिला दिया है। अच्छा, मैं आ रहा हूं। आज तिल अबैब की सैर करेंगे और किसी अच्छे से होटल में खाना खाएंगे। मैंने ख्याल ख्वानी ख़त्म कर दी। बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा। हमें फ़िलहाल पापा डूक की मसरूफियात का इल्म नहीं हो सकता था। उसने हमारी लाइल्मी में जो कुछ किया वो हमें बाद में मालूम हुआ। मैं आपकी दिलचस्पी के लिए अभी उसकी मसरूफियात बयान कर रहा हूँ। उसने महल के एक दूर उफ्तादा कमरे में तिलेस्म कदा बनाया था। कमरे के वस्त में एक शैतान का पुतला खड़ा था। उसका एक चेला उस पुतले के सामने हमेशा आग रोशन रखता। पापा डूक शैतान के सामने आकर पालती मार कर बैठ गया। ख्याल ख्वानी की परवाज करके जनरल के पास आया, फिर बोला, तुम लोगों ने मेरे एतमाद को धोखा दिया है। मेरी रिहाइशगाह में कई जगह माइक छुपा कर रखे गए हैं। जनरल ने कहा, मेरी सोच पढ़कर देख लें, ऐसा मेरे हुक्म से नहीं किया गया। दरअसल हमारे गोल्डन ब्रेन्स अपने बाप पर भी एतमाद नहीं करते। उन्होंने यहाँ के हुक्मरानों की रिहाइशगाहों में भी यही किया हुआ है।
वह सब पर नजर रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। उसने गोल्डन ब्रेन्स को चंद मोटी मोटी गालियां दी। जनरल को बताया कि एक गोल्डन ब्रेन ने डमी सोनिया के जरिए उसका मजाक उड़ाया है। जनरल ने कहा, मुझे इतला मिली है कि वह डमी हमारी एक बेहतरीन जासूसा थी। आपने जल्दबाजी में उसे गोली मार दी। उसे जिंदा रहने देते तो वह हमारे सामने सच्चा बयान देती। आप गुस्सा में ना आए। ये चाल गोल्डन ब्रेन की नहीं, किसी टेलीपैथी जानने वाले की है। कोई दुश्मन आपको हमारे खिलाफ भड़का रहा है। मैं नादान बच्चा नहीं हूं। ठोस सबूत हासिल करने के बाद ही गोल्डन ब्रेन्स को गालियां दे रहा हूं। क्या आप साबित कर सकती हैं कि हमारी जासूसा को किसी गोल्डन ब्रेन ने आपके पास भेजा था? मैं साबित कर सकता हूं। क्या इसके बाद गोल्डन ब्रेन को सजा मिलेगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो पांचों गोल्डन ब्रेन्स मुमलिकत इसराइल के बेहतरीन दिमाग हैं। यहाँ की दाखिला और खारजा पॉलिसी उनके ही हाथों में है। भला उन्हें कौन सजा दे सकता है? मैं दूंगा। जनरल ने मुस्कुराकर कहा, आप उनके साए तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। अगर पहुंच गया तो वो मेरा शिकार होंगे। ठीक है, आप अपनी हसरत पूरी कर लें, मगर पहले सबूत पेश करें। आप चांद आला हुक्काम के साथ 1 घंटे बाद उस अस्पताल में पहुंचे जहां उस जासूसा की लाश पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाई गई है। वहां क्या होगा? वो लाश बयान देगी कि उसे एक गोल्डन ब्रेन ने सोनिया बनाकर भेजा था। कि आपकी इस बचकाना बात पर आला हुक्काम यकीन करेंगे? मेरी बात बचकाना नहीं है। अगर आप लोग 1 घंटे बाद अस्पताल नहीं आएंगे तो आप लोगों से ताल्लुकात तोड़कर इस मुल्क से चला जाऊंगा। वह दिमागी तौर पर शैतान के पुतले के सामने हाजिर हो गया। उसके सामने एक मिट्टी के बर्तन में माश का गूंदा हुआ आटा रखा हुआ था। वो मंत्र पढ़ते हुए उस आटे से एक छोटा सा इंसानी पुतला बनाने लगा और साथ ही कुछ मंत्र पढ़ने लगा। इस दौरान टेलीफोन पर इतला देने वाले एक गोल्डन ब्रेन की आवाज़ और लहजे को याद करता रहा। उसे अच्छी तरह याद करते हुए वह शैतान को कहता था, मैं इसी आवाज़ और लहजे वाले का पुतला बना रहा हूं। मैं इसे सूरत से नहीं पहचानता। तो इसकी आवाज़ से सूरत तक पहुंच सकता है। ले सुन, मैं इसी की आवाज़ में मंत्र पढ़ रहा हूं। वह गोल्डन ब्रेन की आवाज़ और लहजे में पढ़ने लगा और माश के आटे से पुतले को मुकम्मल करने लगा। उसने पुतले का मुंह खुला रखा था, जैसे वो मुंह खोलकर कुछ बोलने वाला हो। वह एक बेढंगा सा पुतला था, कोई शाकार मुजस्मा नहीं था। शैतानी कुव्वतों के जरिए उसे एक गोल्डन ब्रेन से मंसूब किया जा रहा था। शैतानी अमल करने वाले 3 मीम से पुतला बनाते हैं, मिट्टी, माश या मोम से। फिर अमल मुकम्मल होने के बाद उस पुतले के किसी हिस्से में सुई पेवस्त करते हैं। जिसके नाम का वो पुतला होता है, सुई की चुभन उस बेचारे को होती है। अगर वो हौसले से एक चुभन को बर्दाश्त करता है तो पुतले के जिस्म में दूसरी सुई चुभोई जाती है। यूं उससे शख्स की जिस्मानी तकलीफ में इजाफा होता रहता है। उसने माश का पुतला मुकम्मल करने के बाद उसे शैतान के पैरों के दरमियान लिटा दिया। फिर ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र के दौरान कोई सफूफ आग में फेंकने लगा। इससे आग भड़कने लगती, शोले बुलंद होने लगते। यह अमल थोड़ी देर तक जारी रहा। फिर उसने एक हाथ शैतान की तरफ बुलंद किया। उसकी चुटकी में एक सुई थी। उसने कहा, ऐ शैतान मुअज़्ज़म, मैंने एक गोल्डन ब्रेन की आवाज़ और लहजा तुझे सुना दिया। ये ले, इस सुई को उसके हलक में पहुंचा दे। पापा डूक ने झुककर माश के पुतले के खुले हुए मुंह के अंदर वो सुई पेवस्त कर दी। पुतले के हलक से चीखें और कराहें निकलने लगी। पापा डूक ने खुश होकर शैतान के कदमों को चूमते हुए कहा, तू तमाम शैतानी कुव्वतों का मरकज है और ये कुव्वतें तू मुझे देता जा रहा है। तेरे कदमों में जल्द ही एक इंसान का खून चढ़ाऊंगा। फिर वो मिट्टी का दूसरा प्याला बनाकर शैतान के कदमों से उठ गया। उस प्याले में माश की खुश्क दाल थी। वो आग के सामने बैठकर मंत्र पढ़ते हुए माश का एक एक दाना आग में फेंकने लगा। अब वो ज़ॉम्बी का अमल कर रहा था। वो मुर्दा जो जिंदों की तरह उठ खड़ा हो और जिंदगी से महरूम होकर भी काले अमल के जरिए चलता फिरता हो, उसे ज़ॉम्बी कहते हैं। मुर्दे को जिंदा करना किसी इंसान के बस की बात नहीं। शैतानी अमल से उन्हें सिर्फ हरकत में लाया जाता है और उन्हें अपने शिकार तक पहुंचाया जाता है। उनसे कुछ बातें नहीं कराई जा सकती। पापा डूक ने नताफिया शहर में ऐसे कई ज़ॉम्बी पेश किए थे। लोग अपने अजीज़ों को मरने के बाद जिंदा देखकर खौफजदा हो जाते। पापा डूक ने ख्याल ख्वानी के जरिए बहुत पहले एक ज़ॉम्बी के दिमाग में पहुंचना चाहा, लेकिन मुर्दा दिमाग में उसकी सोच भटक कर वापस आ गई। तब उसने शैतान को खुश करने के लिए उसके कदमों में एक कमाली लड़की की बलि दी। 40 दिनों तक खुद को जिस्मानी अजियतें पहुंचाकर मंत्र पढ़ता रहा और शैतान की अजमत के गुण गाता रहा। तब से ऐसी शैतानी कुव्वत हासिल हुई कि वह ज़ॉम्बी के मुर्दा दिमाग में रहकर उसका मुंह खोल सकता था और उसकी जुबान से बोल सकता था। फौज का जनरल और आला हुक्काम पापा डूक को नाराज नहीं करना चाहते थे। ये यकीन दिलाना चाहते थे कि वो सब उसके ताबेदार हैं। लिहाजा उसकी हदायत के मुताबिक अस्पताल पहुंच गए थे। जिस जासूसा को सोनिया की डमी बनाया गया था, उसकी लाश एक ट्रॉली स्ट्रेचर पर रखी हुई थी। सीने पर गोली लगने से सुराख हो गया था। उसका जिस्म लहू से भीगा हुआ था। एक आला अफसर ने दूसरे अफसर से पूछा कि आपको यकीन है कि ये लाश बैठकर बयान देगी? वो बोला, मैंने दहशतज़दा कर देने वाली फिल्मों में ज़ॉम्बी देखे हैं, अपनी ज़िंदगी में कभी किसी मुर्दे को जिंदा होते नहीं देखा। तीसरे हाकिम ने कहा, यह महज बच्चों को डराने वाली बातें हैं। उनकी बातों के दौरान एक जासूस आया। उसका ताल्लुक गोल्डन ब्रेन्स की खुफिया फोर्स से था।
उसने जनरल से कहा, सर, एक ऐसा शख्स अस्पताल में लाया गया है जो अपने हलक में सुई की चुभन महसूस कर रहा है। वो कौन है? एक मामूली शख्स है। उससे हमारा इतना ही ताल्लुक है कि एक गोल्डन ब्रेन उस मामूली शख्स की आवाज़ और लहजे में बोलता है। ये सब जानते थे कि पांचों गोल्डन ब्रेन्स अपने असल लहजे और आवाज़ में नहीं बोलते। टीवी स्क्रीन पर जनरल वगैरह से गुफ्तगू करते हुए कोई दूसरी आवाज़ और लहजा इख्तियार करती हैं। एक गोल्डन ब्रेन ने उसी शख्स का लहजा इख्तियार किया था जो अभी अस्पताल आया गया था और जो अपने हलक में सुई की चुभन महसूस कर रहा था। पापा डूक को पता नहीं था। उसने उसे एक गोल्डन ब्रेन का लहजा समझकर अमल किया था। इसी लहजे और आवाज़ के हवाले से पुतले के हलक में सुई पैबस्त की थी। उसका शैतानी अमल अपनी जगह दुरुस्त था, लेकिन गलत फहमी के बायस सुई की चुभन असली आवाज़ और लहजे वाले को हो रही थी। जनरल ने जासूस से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि पापाए मुअज्जम ने हमारे गोल्डन ब्रेन पर शैतानी अमल किया था। यह नीडल पिन सुई के जरिए अजियत पहुंचाने का अमल था। यह अजियत इस असल आवाज़ और लहजे वाले को पहुंच रही है। हमारा गोल्डन ब्रेन महफूज है। ये बात आप लोगों के इल्म में लाई जा रही है। पापा डूक की दुश्मनी आइंदा पांचों गोल्डन ब्रेन्स को नुकसान पहुंचा सकती है। वो गोल्डन ब्रेन्स की तरफ से ये रिपोर्ट देकर चला गया। एक हाकिम ने कहा, पापा डूक बाइस रहमत भी और बाइस मुसीबत भी। दूसरे ने कहा, हमें बहुत से फायदे पहुंचा रहे। टेलीपैथी जानने वाले जॉन गाउदी को हमारा कैदी बना चुका है। राहीला को यहाँ लाकर हमारे हाथों में बाबा साहब के दायरे की एक बहुत बड़ी कमजोरी दे दी है। लेकिन उसने कभी काले अमल से किसी गोल्डन ब्रेन को नुकसान पहुंचाया तो हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। जनरल ने कहा, हमें पापा डूक से मुलाकात करके पांचों गोल्डन ब्रेन से तस्फिया कराना चाहिए। आपस की कशीदगी से सबको नुकसान पहुंचेगा। लेकिन पापा डूक कहाँ है? हम उससे मिलने अस्पताल आए और वो अभी तक नहीं आया। पापा डूक ने जनरल के दिमाग में कहा, मैं आ चुका हूं। उस नमी सोनिया की लाश को देखो। जनरल ने आला हुकाम को यह बात बताई। सब उस लाश को देखने लगे। वो ट्रॉली स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी। सबने चौंक कर देखा। उसका मुंह जरा सा खुल गया और वह तकलीफ से करा रही थी। उसके हाथ पांव में जुम्बिश हो रही थी। एक नर्स और लेडी डॉक्टर चीख मार कर भाग गई। डॉक्टर और असिस्टेंट दरवाजे के पास आ गए ताकि खतरा हो तो भागने में आसानी रहे। आला हुकाम के बॉडीगार्ड्स ने अपनी अपनी गन सीधी करके उस लाश को निशाने पर रख लिया था। जनरल ने कहा, पापा मुअज्जम यकीन दिला रहे हैं कि किसी को जान का नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस पर गोलियां चलाना फजूल है। ये जासूसा गोलियों से छलनी होकर भी बयान देगी। दरवाजे पर मुसल्लह फौजी जवानों की भीड़ लग गई। वह सब गहरी दिलचस्पी से लाश को देख रहे थे जो आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गई थी। उसके सीने पर जहां गोली से एक बड़ा सुराख हो गया था वहां से खून बह रहा था। पहले लाश के साकित पड़े रहने के बायस वो खून अंदर ठहरा हुआ था। अब बैठते ही सुराख से बाहर निकल रहा था। वो बड़ा दहशत अंगेज मंजर था। वो मर चुकी थी, बेजान थी, मगर जिंदा इंसान की तरह बैठ गई थी। एक गोली ने उसे हलाक किया था। अब उसी जख्म से लहू बह रहा था और वैसी जिंदा लाश लग रही थी जो मरने के बाद इंतकाम लेने के लिए उठ बैठी हो। उसके दीदे फैले हुए थे। उसने पहले जनरल को देखा, फिर सर घुमाते हुए आला हुक्काम को बारी बारी देखते हुए बोला, मैं बेमौत मारी गई हूं और मेरी मौत का जिम्मेदार एक गोल्डन ब्रेन है। उसने मुझसे कहा था कि मैं सोनिया बनकर पापाए मुअज्जम को दहशत में मुब्तला करूं। वो भर्राई हुई आवाज में बोल रही थी। जनरल ने लाश से पूछा, हनी, हम तुम्हारी आवाज पहचानते हैं। अभी वो आवाज तब्दील क्यों हो गई है? लाश ने कहा, मेरे सीने और हलक में खून भरा हुआ है, आवाज भराई हुई है। मैंने जो कह दिया वो बहुत है, मुझसे इंसाफ करो। मेरा मुजरिम, मेरा कातिल एक गोल्डन ब्रेन है। इतना कहने के बाद वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चारों शाने चित लेट गई। पापा डूक ने जनरल से कहा, अब ये कभी नहीं उठेगी, इसे दफना दिया जाए और आप लोग अपना अपना फैसला जल्दी सुनाए तो बेहतर है। जनरल ने कहा, आप मेरी रिहाइशगाह में तशरीफ लाएं। वहां गोल्डन ब्रेन से राब्ता कायम करने और स्क्रीन के जरिए रूबरू गुफ्तगू करने के इंतजामात हैं। उन सब की मौजूदगी में हम किसी बेहतर नतीजे पर पहुंचेंगे। अच्छी बात है, मैं 1 घंटे में आ रहा हूं। जनरल ने एक डॉक्टर के चैम्बर में आकर अपने मातहत को फोन पर कहा, पांचों गोल्डन ब्रेन्स को इतला दो, 1 घंटे बाद अहम मीटिंग है। उस मीटिंग में पापा मुअज्जम भी शरीक होंगे। इस दौरान मैं लैला के साथ तेल अबैब की सैर कर रहा था। हम तन्हाई में भी इब्रानी ज़ुबान बोलते थे ताकि मेरी मश्क जारी रहे और कोई छुपकर सुन रहा हो तो उसे हमारे रॉबर्ट मूस और पारामूस होने का यकीन रहे। लैला ने पूछा, आपने जनरल को क्यों नज़रअंदाज किया है? हम जो के जरिए उसके दिमाग में जा सकते हैं, अब तो जे मॉर्गन के जरिए भी जा सकते हैं। मैंने जनरल को नज़रअंदाज नहीं किया। इस इंतजार में हूं कि पापा डूक और गोल्डन ब्रेन्स का झगड़ा जोर पकड़े, बात जनरल और आला हुकाम तक पहुंचे। फिर मैं उसके जरिए पापा डूक की मसरूफियात को समझूंगा। क्या उनका झगड़ा यहूदी काबरीन तक नहीं पहुंचा होगा? पहुंचा होगा, लेकिन अभी तुम्हारे साथ सैर व तफरीह का लुत्फ आ रहा है। जी नहीं, आप ज्यादा लुत्फ ना उठाएं, जनरल के पास जाएं। मैं ड्राइव कर रहा हूं, तुम जाकर देखो। मामला संगीन हुआ तो फिर सैर सपाटे से परहेज करेंगे। वो जो के लहजे में जे मॉर्गन के पास आई, उसे हुक्म दिया कि वो जनरल के लहजे और आवाज़ को याद करे। वो याद करने लगी।
लैला उसे ज़हन नशीन करके जनरल के पास पहुंच गई। उस वक्त जनरल फ़ोन के जरिए अपने मातहत से कह रहा था कि 1 घंटे बाद मीटिंग है। लैला ने मुझसे कहा 1 घंटे बाद अहम मीटिंग है, उस मीटिंग में पापा डूक और गोल्डन ब्रेन्स हाजिर होंगे। मैंने कहा फिर तो हमें घर वापस चलना चाहिए। ज़रूर चलना चाहिए। मैंने सोचा था यहाँ एक हिंदू सेठ के होटल में तुम्हें हिंदुस्तानी डिशें खिलाऊंगा। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी खाने बड़े चटखारेदार होती हैं। मैं लंदन में पाकिस्तानी तंदूरी रोटियां और कढ़ाई गोश्त और दही की कढ़ी पकौड़े खा चुकी हूँ। ऐसा करते हैं, खाना पैक करा के घर ले चलते हैं, यही मुनासिब है। जब हमने घर में खाना खाया तो 1 घंटा हो चुका था। मैं खाने के दौरान ही जनरल के पास पहुंच गया। लाशऊरी तौर पर उसकी सोच बताने लगी कि अब तक क्या होता रहे और किस तरह जासूसा की लाश ने थोड़ी देर के लिए जिंदा होकर गोल्डन ब्रेन के खिलाफ बयान दिया था। फिर पापा डूक के काले अमल से वो शख्स अजियतों में मुब्तला हो गया था जिसकी आवाज़ और लहजा एक गोल्डन ब्रेन इख्तियार किया करता था। जनरल आला हुकाम और पापा डूक के साथ एक खुफिया कमरे में था जहां टीवी स्क्रीन पर 5 गोल्डन ब्रेन से मुलाकात हुआ करती थी। अभी वह स्क्रीन सादा था। पापा डूक ने घड़ी देखते हुए कहा 1 घंटा गुजर चुका है, क्या वो 5 वक्त के पाबंद नहीं हैं? जनरल ने कहा वो वक्त के बहुत पाबंद हैं, अभी 1 मिनट बाकी है, ठीक 1 मिनट बाद वो नजर आएंगे। एक हाकिम ने कहा पापा मौज़म, एक बेकसूर आपके काले इल्म का शिकार हो गया। मैं उसे तकलीफ से निजात दिला चुका हूं, पुतले के हलक से सुई निकाल ली है। आपने गोल्डन ब्रेन के खिलाफ बहुत ही खतरनाक अमल किया था। क्या आप बताएंगे कि अमल कामयाब होता तो गोल्डन ब्रेन का अंजाम क्या होता? मैं उसे जान से न मारता, पुतले में और 2-4 सुइयां पेवस्त करता तो वो रहम की भीख मांगता हुआ मेरे कदमों में आ जाता। क्या ये आपस की दुश्मनी हम सबको नुकसान नहीं पहुंचाएगी? गोल्डन ब्रेन्स को दुश्मनी शुरू करने से पहले ये सोचना चाहिए था। वह इस मुल्क के हाकिम हैं, हम जो बज़ाहिर हुक्मरान हैं उन्हीं की बनाई हुई पॉलिसियों पर अमल करते हैं। आपने उन्हें बेनकाब करने की धमकी दी, उन्होंने सोनिया की मौजूदगी की इतला दी। वो इतला सही थी या गलत हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने जासूसा को सोनिया की डमी बनाकर नहीं भेजा। ये किसी दुश्मन की चाल है। क्या उस जासूसा ने आखिरी सांसों में झूठ कहा था? टीवी स्क्रीन रोशन हो गई। एक मेज के पीछे 5 अफराद स्याह नकाब पहने बैठे थे। उनमें से एक ने पूछा उस जासूसा ने आखिरी सांसों में जो कहा उसे कितने अफराद ने सुना? पापा डूक ने कहा मैंने सुना था। मुसल्ला गार्ड्स हमसे दूर थे। इसके अलावा जनरल और आला हुकाम ने खुद जासूसा का यह बयान सुना है। वो जासूसा तुम्हारे शैतानी अमल से ज़ॉम्बी बन गई थी। शैतानी अमल के बाद वह तुम्हारी मामूला बन गई। तुमने उसे जो बयान देने का हुक्म सादिर किया उसने वही दोहरा दिया। ये झूठ है। उस लाश ने अपने तौर पर सच्चा बयान दिया था। ज़ॉम्बी के मुतालिक हमारा भी मुतालिया है। ऐसे मुर्दे जो आर्जी तौर पर जिंदा नजर आते हैं वो अपने सायर के ज़ेर असर होते हैं। तुम लोग ये कह रहे हो कि लाश मेरे ज़ेर असर थी और मैंने तुम्हारे खिलाफ उसे झूठा बयान दिलाया है। जादू हमेशा झूठ फरेब और ज़रा रसानी के अमल पर ख़त्म होता है। कोई भी जी होश जादुई नताइज को कबूल नहीं करता है। मैं कोई स्टेज पर जादू दिखाने वाला जादूगर नहीं हूँ। मैं साहिर आज़म हूँ। तुम सबको सैर ज़दा कर सकता हूँ। तुम 5 को बेनकाब कर सकता हूँ। उसने जैसे ही चैलेंज किया उसके दोनों हाथ कुर्सी के हथों से जकड़ गए। उसे पता नहीं था कि वो जिस कुर्सी पर दोनों हाथ रखे शाहाना अंदाज में बैठा हुआ है उसके दोनों हथों में खुफिया खुदकार हथकड़ियाँ हैं। एक बटन दबाते ही हथकड़ियों ने उसे जकड़ लिया। वो अपने हाथों को झटके देते हुए आज़ादी हासिल करने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, ये क्या हरकत है? ये हथकड़ियाँ खोल दो वरना। बात पूरी होने से पहले ही एक फौजी ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर उसके सर को कुर्सी की पुश्त से लगाया। इस तरह एक खुदकार नेक रिंग उसकी गर्दन में फंस गई। अब वो कुर्सी से हिल नहीं सकता था। उसने गरजते हुए कहा, तुम लोग अपनी मौत का सामान कर रहे हो, दोस्त को दुश्मन बना रहे हो। मुझे इस तरह कैदी बनाकर नहीं रख सकोगे। मैं चंद घंटों में रिहाई हासिल कर लूंगा। इसके बाद इसराइल में ऐसा ज़ल्ज़ला। उसकी बात अधूरी रह गई। उसके बाजू में एक दवा इंजेक्ट की गई थी। वह तड़प कर बचना चाहता था मगर कई फौजी जवानों ने उसे जकड़ लिया था। चंद सेकंड बाद सबने उसे छोड़ दिया। वो साकित हो गया था। एक गोल्डन ब्रेन ने कहा, जादूगर कुत्ते, हम कुत्ते पालना और उन्हें अपने सामने दुम हिलाने पर मजबूर करना जानते हैं। अब पढ़ो मंत्र और हमारे किसी आदमी के दिमाग में जाओ। अपने शैतानी मौज़म को बुलाओ। अगर ऐसा कुछ न कर सको तो सोचना कि तुम्हारे जैसे फिरौन के इस तरह एक ही ठोकर से हकीर कीड़े बन जाते हैं। लैला भी ख्याल खोने के जरिए ये तमाशा देख रही थी। उसने मेरे बाजू में हल्की सी चुटकी ली। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर उसे देखा। वो बोली, अल्लाह बड़ा कारसाज है, हमारे लिए आसानियां पैदा कर रहा है। हमें फ़ौरन ही पापा डूक के दिमाग से मालूम करना चाहिए कि राहीला को जिस पुतले से मंसूब किया गया है वो कहाँ है। बेशक तुम मालूम करो, मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ। इस बार मैं पापा डूक के दिमाग में आया। लैला भी आई थी। उसने हमारी सोच की लहरों को महसूस नहीं किया। मैंने उसके जरिए सुना, एक गोल्डन ब्रेन कह रहा था, हम स्क्रीन पर हमेशा चेहरा और आवाज़ बदल कर आती हैं। आज हमने सोचा पापा डूक मकारी कर सकते हैं। अचानक एंटी मेकअप लेंस के जरिए छुपे हुए असल चेहरे को देख सकता है। इसलिए हम ये सियाह नकाब पहन कर बैठे हैं। दूसरे गोल्डन ब्रेन ने आला हुकाम को मुखातिब करते हुए कहा,
हमने ये तय किया था कि पहले जे मॉर्गन का ब्रेन ऑपरेशन कराया जाएगा, उसके बाद जॉन गाउदी की बारी आएगी। अब ऐसा नहीं होगा। आप लोग कल सुबह पापा डूक को मिलिट्री अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाएं। हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर पहले इस शैतान का ऑपरेशन करेंगे। ब्रेन ऑपरेशन के इस पहले तजुर्बा में ये मर भी सकता है। इसकी मौत का हमें अफसोस नहीं होगा, और ये जी गया तो हमेशा कुत्ते की तरह हमारा वफादार रहेगा। इसके बाद मीटिंग बर्खास्त हो गई। स्क्रीन तारीख हो गया। 5 गोल्डन ब्रेन्स गुम हो गए। जनरल ने पापा डूक को देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, हमने तुम्हें पापा मौजम बनाया था, लेकिन कुत्ते को घी हजम नहीं होता। एक हाकिम ने कहा, यह बड़े हाकमाना अंदाज में बगैर इजाजत हमारे अंदर आ जाता था और हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। उस हाकिम ने पापा डूक को जोरदार तमांचा रसीद करते हुए कहा, आओ अब हमारे दिमागों में आओ। जनरल ने कहा, किसी दोस्त या दुश्मन को यह मालूम नहीं है कि हमने इसे कैदी बना लिया है। ये बात इसी 4 दीवारी तक महदूद रखने के लिए इसे यहीं कमरे में रखा जाएगा। ये कल सुबह ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाए जाने तक इसी कुर्सी पर जकड़ा हुआ बैठा रहेगा। इस कमरे में 6 मुसल्ला जवान पहरा देते रहेंगे। बाहर भी सख्त हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे। हम दिमागी तौर पर हाजिर हो गए। लैला ने कहा, कल सुबह के बाद हमें पापा डूक का दिमाग नहीं मिलेगा। उसकी आवाज़ और लहजा बदल जाएगा। कोई बात नहीं, जब वो इसराइली हुकूमत का वफादार बनकर ख्यालख्वानी करेगा तो हमसे छुपा नहीं रहेगा। राहीला के मुतल्लिक क्या मालूम हुआ? जो शैतानी पुतला राहीला से मंसूब किया गया है, उसे तोड़ने के लिए एक लंबे सफर पर जाना होगा। वो पुतला तिब्बत की पहाड़ियों के एक गार में है। मैंने कहा, सदियों से तिब्बत के जादूगर सारी दुनिया में मशहूर हैं। क्या तुमने मालूम किया कि वो पुतला किन जादूगरों के पास है? पापा डूक का एक गुरु घंटाल है। उस गुरु का नाम सासान डोगरा है। वहां का सबसे बड़ा और खतरनाक जादूगर सासान आजम कहलाता है। सदियों से सासान जादूगरों का सिलसिला चला रहा है। ये मौजूदा सासान डोगरा उस सिलसिले का 12वां सासान आजम है। पापा डूक का ये गुरु नेपाल में था। कश्मीर की डोगरा फौज से भागकर तिब्बत चला गया था। वहां इसी मुनासबत से डोगरा कहलाता है। मैंने कहा, मैं खुद पापा डूक के पास जाकर मालूमात हासिल करता हूँ। वो बोली, क्या मैंने काम की बातें मालूम नहीं की हैं? जो सुना रही वो सब काम की बातें, लेकिन अभी पापा डूक का दिमाग एक खुली किताब है, तो मैं उसे अपने तौर पर क्यों ना पढ़ लूँ। अच्छा, मैं देखती हूँ आप उसे किस तरह पढ़ते हैं। वो मेरे साथ पापा डूक के अंदर पहुंच गई। वो उसी तरह हथकड़ियों के जरिए कुर्सी पर जकड़ा हुआ बैठा था। उसके हवास दुरुस्त थे। वो अपने हालात को अच्छी तरह समझ रहा था। कमजोरी महसूस करने के बावजूद उसने ख्याल खुआने की कोशिश की थी और अपनी तवक्को के मुताबिक नाकाम रहा। गोल्डन ब्रेन्स ने उसे बिल्कुल ही बेदस्तोपा बना दिया था। जहानत और बददिमागी में यह फ़र्क वाज़ेह है कि पापा डूक ने बददिमागी के बायस ये नहीं सोचा कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कर रहा है। उसने शैतानी सुई के अमल से गोल्डन ब्रेन्स को अजियतें पहुंचाने की नाकाम कोशिश की और उन्हें बेनकाब करने का चैलेंज किया, जबकि वो खामोशी से ये काम कर सकता था। इसके बरक्स गोल्डन ब्रेन्स ने उसे जिस्मानी अजियतें नहीं पहुंचाईं। वो चाहते तो उनके एक इशारे पर उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाता, लेकिन वो पागल कुत्ते का दिमागी ऑपरेशन करके हमेशा के लिए अपना ताबेदार बना रहे थे और वो तिल मिला रहा था। रिहाई की कोई तदबीर नहीं सूझ रही थी। यही बात समझ में आती थी कि बाहर से किसी का ताउन हासिल हो और बाहर से किसी की मदद हासिल करने के लिए ख्याल ख्वानी ज़रूरी थी। वो सोच रहा था, मुझे चंद सेकंड के लिए भी दिमागी तवानाई हासिल हो जाए तो मैं गुरु महाराज सासान आजम डोगरा को आवाज़ दूंगा। मैंने उसकी सोच में कहा, एक तवील अरसे से मैंने गुरु को याद नहीं किया। अगर दिमागी तवानाई बहाल हो गई तो मैं गुरु को किस मुंह से मुखातिब करूंगा? इस बात पर वो सासान डोगरा के मुतल्लिक सोचने लगा। वो उसे गुरु महाराज कहकर मुखातिब करता था और कहता था, महान गुरु दाता दयावान के शरणों में सेवक दंडोत करता है। ये एक तरह के कोड वर्ड्स थे। पापा डूक भारत, नेपाल और तिब्बत में रहकर बड़ी हद तक हिंदी बोलने लगा था। उसने 15 बरस तक सासान डोगरा की सेवा की थी। उसे काले जादू के बहुत से गुर सीखे थे। उसका गुरु उसे आशीर्वाद देकर कहता था कि एक दिन सारे आजम बनेगा। वैसे एक दिन उसने पापा डूक को बुलाकर कहा था, तू हमारे कबीले का दस्तूर जानता है। मुझसे जादू सीखने वाला जो जादूगर चेला मुझे कत्ल करेगा उसे सासान आजम बनाया जाएगा। मैंने भी अपने गुरु महाराज को फैसला कुन मरहले पर कत्ल करके ये ओहदा हासिल किया था। पापा डूक ने पूछा था, मैं आपका चेला हूं, क्या मैं आपको कत्ल करूंगा? नहीं, मेरा ज्ञान कहता है तू मेरे मुकाबले पर शिकस्त खा जाएगा। शायद तू मेरे हाथों से कत्ल हो जाए। बेहतर है यहां से चला जा। तुझे बहुत बड़ी दुनिया में रहकर अपने जादुई कमालात से मेरा नाम रोशन करना है। गुरु महाराज, मैं आपके कदमों से दूर नहीं रहना चाहता। आप मुझे यहाँ से जाने को हुक्म न दें। मैं तमाम उम्र आपकी खिदमत करता रहूँगा। मेरी खिदमत के लिए बहुत से चेले हैं और उन्हीं में से कोई चेला एक दिन मुझसे मुकाबला करेगा और मुझ पर गालिब आकर मुझे कत्ल करेगा। इसलिए तुम जाओ। कोई मुसीबत आ पड़े तो मुझे पुकारना, मैं आ जाऊँगा। ना आ सका तो अपने काले अमल से तुम्हारी मुसीबत दूर कर दूंगा। गुरु का हुक्म था, वो तिब्बत से चलाया। मैं उसकी सोच पढ़ रहा था। उसकी सोच ने बताया, तिब्बत के दारुल सल्तनत का मशहूर शहर लासा है। इस शहर के जुनूब में तकरीबन 600 मील के फासले पर हिमालय पहाड़ का सिलसिला मशरिक से मगरिब तक फैला हुआ है। उसे मुल्हिका एक पहाड़ी के गार में सासान डोगरा का तलिस्म कदा है।
उसी गार के हिस्से में सासान की रहाइश है। उस तिलिस्म कदे में एक भूल भुलैया है जहां दाखिल होने वाला बाहर निकलने का रास्ता भूल जाता है। वहां से निकलने का रास्ता सिर्फ सासान डोगरा, उसकी बीवी और जवान बच्चे जानती हैं। उसी भूल भुलैया की एक नीम तारी कोठरी में राहीला से मंसूब किया जाने वाला शैतानी पुतला रखा हुआ है। इतनी मालूमात काफ़ी थी। हम पापा डू के दिमाग से चले आए। मैंने लैला से पूछा, तुमने इतनी मालूमात हासिल की थी? जी हाँ, मैं नादान नहीं हूँ, ये सारी बातें आपको बताने वाली थी, लेकिन आप ख्याल खोने के शौक में पापा डू के पास चले गए। भाई, मैं पहले से तुम्हारी जहानत का मोतरफ हूँ। आओ हम एक दूसरे के वजूद का भी एतराफ़ करें। तुम साबित करो कि मेरे पास हो, मैं साबित करूँ कि तुम्हारे पास हूँ। वो बिस्तर से उठकर सोफे पर जाकर बैठ गई। फिर बोली, काम करें और सिस्टर को तमाम हालात बताकर ये तय करें कि उस शैतानी पुतले को तोड़ने के लिए हम में से कौन तिब्बत जाएगा। ये फैसला सोनिया को करने दो। जी नहीं, आप फैसला करने में सिस्टर से ताउन करें। हमने सोनिया के पास आकर पापा डू के तमाम हालात बताए। वो खुश होकर बोली, अल्लाह ताला हम पर मेहरबान है। पापा डू की दिमागी कमजोरी से राहिला की मुश्किल आसान हो रही है। तिब्बत जाने के मुताल्लिक तुमने क्या सोचा है? हम इसराइल में हैं, यहाँ बड़े अहम मामलात निपटाने होंगे, तुम चली जाओ। मैं कह चुकी हूँ तुम पापा डू को हलाक नहीं करोगे। ये बात तुम्हारी समझ में आ गई थी कि इस तरह फरहाद का वजूद जाहिर हो जाएगा। मैं जाहिर नहीं होने दूंगा, उसे अपने हाथों से हलाक नहीं करूंगा। तो फिर वहाँ क्यों? जे मॉर्गन और जॉन गाउदी को यहाँ से नहीं ले जाया गया तो इसराइली हुकूमत को टेलीपैथी की बेपनाह कुव्वतें हासिल हो जाएंगी। मैं उन दोनों टेलीपैथी जानने वालों को उनसे छीन लूंगी। वहाँ से तिब्बत ना जाने का कोई और बहाना करो। मैं एक लंबे सफ़र के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। एक असूली बात कहता हूँ, तुम उसे ज़रूर तस्लीम करोगी। वो असूली बात क्या है? राहीला सलमान वास्ती की शरीक-ए-हयात है। यह सलमान का फ़र्ज़ है कि वो बीवी को किसी बेजान पुतले से भी मंसूब ना रहने दे और खुद जाकर उसे तोड़ दे। जिसके सर में खुजली हो वह खुजाने के लिए दूसरों को नहीं बुलाता, अपने ही हाथों से खुजाता है। सोनिया ने कहा, सलमान फ़ौरन जाने के लिए तैयार हो जाएगा। एक तवील अरसे के बाद उसे इस दवाजी मुसरतें हासिल हो रही हैं और मियाँ बीवी को आराम करने दो। लैला ने कहा, ठीक है, सुल्तान और सलमान को आराम करना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें अपनी बहन का बहुत ख्याल है। हमारी शादी भी पुरानी नहीं हुई। अपनी बहन की तरह तुम्हें भी मुझे आराम कराना चाहिए। आपको सिस्टर के सामने ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? सोनिया ने कहा, इन साहब को शर्म छू कर नहीं गुजरी। पता नहीं तुम कैसे गुजारा कर रही हो। ऐसी बात नहीं है सिस्टर, मैं खुद को बहुत ही खुश नसीब समझती हूँ। गोया खरबूजे ने खरबूजे को देखकर रंग पकड़ लिया। तुम भी बेशरम हो गई हो। लैला हंसने लगी। मैंने कहा, औरत की हंसी स्कूल की घंटी की तरह मोहब्बत के क्लासरूम में बुलाती है। हंसी रोक लो वरना मैं क्लास में आ जाऊंगा। सोनिया ने सख्त लहजे में कहा, बकवास करना है तो यहाँ से जाओ। तुम बड़ी बूढ़ियों की तरह डांटती क्यों हो? तुम बच्चों की तरह खिलौने के लिए मचलती क्यों हो? लैला ने शर्मा कर कहा, सिस्टर आप ऐसी बातें करेंगी तो मैं चली जाऊंगी। मैं तुम दोनों को जाने से नहीं रोकूंगी। जाओ, मगर सलमान या सुल्ताना को मेरे पास भेज दो। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर लैला से कहा, मैं सलमान से बातें करके आता हूँ। लेकिन मैं सलमान के पास नहीं गया। सुल्ताना के पास आकर बोला, मुझे तुम्हारे लिए बड़ी तशवीश है। वो बोली, शैतान तशवीश में मुब्तला हो तो इंसान के लिए बेहतरी होती है। फरहाद भाई, अब आपकी मक्कारी से मियाँ बीवी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। खुदा तुम दोनों को झगड़ों से बचाए और हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन। क्या आप दवाएं देने आए हैं? हाँ, जिनका इलाज दवा से नहीं होता उन्हें आखिर में दुआ ही दी जाती है। देखिए फरहाद भाई, आप ख्वामखा मुझे तजस्सुस में मुब्तला न करें। क्या मैं लैला से शिकायत करूं? ऐसा ना करो, फिर मुझे लैला को वो बताना होगा जो मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। आखिर वह तुम्हारी बहन है। सलमान के बारे में वो बात सुनेगी तो उसे भी सदमा होगा। वो मुठ्ठियां भींचकर बोली, फरहाद भाई आप बहुत बड़े बदमाश हैं। मैं आपकी चाल में नहीं आऊंगी। आप तशरीफ ले जाएं। सोच लो। हाँ, सोच लिया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हो सके तो सलमान से पूछ लो, मगर वो नहीं बताएगा। मैं उसके दिमाग से निकलकर सलमान के पास गया। वो कार में कहीं जा रहा था। मैंने कहा, सोनिया ने बुलाया है, अभी जाओ। उसने कार एक जगह रोक दी, फिर सोनिया के पास पहुंच गया। मैं भी चुपके से वहां आकर बातें सुनने लगा। वो पूछ रहा था, सिस्टर आपने बुलाया? जवाब में सोनिया उसे पापा डूक के मौजूदा हालात और उसके गुरु सासान डोगरा के मुतल्लिक बताने लगी। इस दौरान सुल्ताना भी सलमान के दिमाग में पहुंच गई और उससे बोली, मैं कुछ कहने आई हूँ। वो बोला, ठहरो, देख रही हो कि मैं सिस्टर की बातें सुन रहा हूँ। मेरी भी तो सुन सकते हो। एक सवाल है, उसका जवाब हाँ या ना में दे दो। सुल्ताना, वो सवाल बाद में भी कर सकती हो। अगर बाद में पानी सर से ऊंचा हो जाए तो मैं क्या करूंगी? ओ गॉड, बाज़ औक़ात तुम नन्ही बच्ची बन जाती हो। पूछो सवाल। क्या तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो? हरगिज नहीं। सोच कर जवाब दो। कोई ऐसी बात जो अभी तुम्हें याद ना आ रही हो। अगर कोई बात याद नहीं आ रही तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो बात तुमसे छुपा रहा हूँ? ये मानते हो कि एक ऐसी बात छुपाई है जो अभी याद नहीं है? मैं सोच कर बताऊंगा, अभी काम की बात सुनने दो। इतने में सोनिया ने पूछा, सलमान खामोश क्यों? वो जल्दी से बोला, जी कुछ नहीं, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। आप कह रही थी पापा डूक जिस कुर्सी पर बैठा हुआ था उसी पर उसे हथकड़ियां लग गईं। वो कैदी बना लिया गया है। उसके बाद बताएं। सोनिया ने पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?
इसके बाद मैं पापा डूक और उसके गुरु के मुतालिक तमाम बातें बता चुकी हूँ। इसका मतलब है तुमने नहीं सुना, तुम्हारा ध्यान कहीं और था। वो मैं शर्मिंदा हूँ। बात क्या है, तुम कुछ छुपा रहे हो? सोनिया ने बात छुपाने वाली बात कही। यही सुल्ताना भी कह रही थी। वो जल्दी से बोली, सिस्टर, जिसके दिल में चोर होता है और जो बात छुपाता है वो इसी तरह हिचकिचाता है। मैं इतनी देर से वो छुपाने वाली बात पूछ रही हूँ मगर ये साफ डाल रहे हैं। सोनिया ने कहा, अच्छा तो तुमने सलमान का ध्यान बटाया था। इधर मैं बोल रही हूँ और उधर तुम बोलती जा रही हो। ऐसे में ये बेचारा न इधर की सुन सका न उधर तुम्हें मुतमईन कर सका। सुल्ताना ने कहा, मुतमईन कैसे करेंगे? ये कहकर टाल रहे हैं कि अभी वो बात याद नहीं। वो बोला, ओ खुदाया, मैंने साफ तौर पर कहा था कि तुमसे कोई बात नहीं छुपाई है। तुमने ही जबरदस्ती ये मुझसे मनवाया है कि शायद मैं कोई बात भूल रहा हूँ। मैंने सिस्टर की बातें सुनने के लिए कह दिया। अगर भूल रहा हूँ तो मुझे कैसे वो बात याद आएगी? मैंने सलमान की सोच में आहिस्तगी से कहा, हालांकि वो बात मुझे याद है। सलमान ने जल्दी से कहा, नहीं, ये मेरी सोच गलत है। सुल्ताना ने कहा, सिस्टर, आप सलमान के दिमाग में नहीं है, वरना उसका वो चोर ख्याल सुन लेती। अभी सलमान की खुफिया सोच कह रही थी कि वो बात उन्हें याद है। वो परेशान हो गया, अपनी सफाई पेश कर रहा था। सोनिया ने पूछा, क्या ये सच है कि अभी तुमने सोचा था वो बात तुम्हें याद है? जी हाँ, लेकिन ऐसा अक्सर होता है। हर इंसान कभी कभी बेतुकी सी बात सोचता है, फिर उसे दिमाग से निकाल देता है। सुल्ताना ने कहा, इस बात को दिमाग में ही रखो। मुझे घर से निकाल दो, अपनी जिंदगी से निकाल दो। मुझसे दिल भर गया है, मुझसे बेजार हो गए हो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी, तुम दूसरी ले आओ। वह फूट फूट कर रोने लगी। सोनिया ने डांट कर कहा, यह क्या हमाकत है? ऐसी क्या क़यामत आ गई है कि आंसू बहा रही हो? सलमान पर किस किस्म का शुबा कर रही हो? ऐसा मोहब्बत करने वाला वफादार महबूब किस्मत वालियों को ही मिलता है, और तुम इसे कोई दूसरी लाने को कह रही हो। वो रोते हुए बोली, जब ये राहीला के होते हुए मुझे अपनी जिंदगी में ला सकते हैं तो मेरे होते हुए किसी तीसरी को भी ला सकती हैं। ऐसी बात कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सलमान ने 18 बरस तक राहीला की वापसी का इंतजार किया। 18 बरस में मर्द 18 औरतों से निकाह करके तलाक दे देते हैं। सलमान ऐसी पस्त जहनियत का मालिक नहीं और ना ही अय्याश है। इसने बाबा साहब के साय में परवरिश पाई है। ये ठोस किरदार का मालिक है। अफसोस कि तुमने अब तक अपने शौहर को नहीं पहचाना। अगर तुम्हारा यही ख्याल है कि ये तीसरी ले आएगा तो फिर जाओ, तीसरी का इंतजार करती रहो और जलती कुड़ती रहा करो। सलमान ने पूछा, आखिर ये बेएतमादी कैसे पैदा हो गई? हमने तो कसम खा ली थी कि फरहाद भाई के बहकाने से भी तुम मुझ पर शुबा नहीं करोगी। फिर वो चौंक कर बोला, सिस्टर, मुझे यकीन है इसे फरहाद भाई ने बहकाया है। सोनिया ने पूछा, क्यों सुल्ताना, क्या फरहाद तुम्हारे पास आया था? वो हिचकिचाती हुई बोली, जी हाँ, मगर उन्होंने बहकाया नहीं था, सिर्फ एक तजस्सुस में उलझा दिया था। कैसा तजस्सुस? फरहाद भाई मुझसे कोई तशवीशनाक बात कहना चाहते थे। मैंने साफ कह दिया कि मैं उनके बहकावे में नहीं आऊंगी। अगर कोई बात है तो अपने शौहर से पूछूंगी। अभी मैं वही बात पूछने आई हूँ। सोनिया ने कहा, और इस तरह तुम शैतान के बहकाने में आ गई। उसने सिर्फ तशवीशनाक बात कही और तुमने समझा तुम्हारी इस दवाजी जिंदगी के सिलसिले में कोई तशवीश वाली बात है, लिहाजा तुम फौरन ही सलमान का मुहासबा करने आ गई। ये भी ना सोचा कि हम कितनी अहम बातों में मसरूफ हैं। सुल्ताना ने पूछा, क्या सलमान वजाहत नहीं कर सकते कि वो बात क्या है? कोई बात होगी तो बेचारा बताएगा। बेहतर है कि तुम फरहाद से पूछ लो। मैं फौरन ही दिमागी तौर पर हाजिर हुआ, फिर बिस्तर से उठने लगा। उसी वक्त सुल्ताना ने आकर पूछा, आपने अभी मेरे पास आकर तशवीश का इजहार किया था सलमान के बारे में। ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे कहना चाहती हैं? सॉरी सुल्ताना, तुमने अपने दिमाग से मुझे भगा दिया था। अपने बहनोई का भी लिहाज नहीं किया था। अब किस मुंह से आई हो? आप फजूल बातें न करें। साली और बहनोई में ऐसी तकरार होती रहती है। प्लीज़ आप मेरी बात का जवाब दें। जवाब तुमने अभी खुद दिया है। कोई तशवीश की बात नहीं थी, महज हम साली बहनोई की छेड़छाड़ थी। वो चीख कर बोली, क्या मतलब? मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला। वो बोली, रुक जाएं, अभी ना जाएं। लेकिन मैंने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो हमाम में मेरे साथ नहीं रह सकती थी, भाग गई। लैला के पास जाकर बोली, अभी मैं बहुत रो रही थी। लैला ने पूछा, क्या हो गया था? आपके मजाजी खुदा ने फिर मुझे सलमान से लड़ा दिया था। तुमने क्यों लड़ाई की? क्या तुम्हारे पास अकल नहीं है? तुम अपने शौहर की हमायत में बोल रही हो। इनका कसूर नहीं देखती। ये कसूर नहीं है, ये रिश्ता ही ऐसा है। वो तुम्हें उल्लू बनाती है और तुम बन जाती हो। जबकि कसम खाई थी कि बहनोई के बहकाने से अपनी इस दवाजी जिंदगी तल्ख नहीं करोगी। अब तो सभी मुझे कम अकल और कसूरवार ठहराएंगे। मैं किस मुंह से सिस्टर और सलमान के पास जाऊं? तो मेरी मुश्किल आसान कर दो। उनसे जाकर कह दो मैं शर्मिंदा हूं, आइंदा शैतान के चक्कर में नहीं आऊंगी। खबरदार, तुम मेरे शौहर को शैतान कह रही हो। 1000 बार कहूंगी, हमारा रिश्ता ही ऐसा है। लैला ने सोनिया के पास आकर कुछ कहना चाहा, लेकिन उसे और सलमान को अहम गुफ्तगू में मसरूफ देखकर खामोश रही। सोनिया सलमान को पापा डू के मुतालिक तफसील से सारी बातें बताने के बाद कह रही थी, मैं जानती हूँ तुम राहीला की खातिर खतरात से खेलने जाना चाहोगे। तुम्हारे साथ सुल्ताना भी होगी। वो बोला, अगर आपको एतराज़ होगा तो मैं सुल्ताना को साथ नहीं ले जाऊंगा। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, यह बात सुल्ताना सुन लेगी तो फिर झगड़ने लगेगी। लैला ने कहा, सिस्टर, मैं अभी आई हूँ और यकीन दिलाती हूँ कि सुल्ताना सलमान से झगड़ा नहीं करेगी। अभी अपनी हमाकत पर सख्त शर्मिंदा है। शर्मिंदगी के बायस आपके पास नहीं आ रही है।
लैला अपने मियाँ को लगाम दो, इन बचकाना हरकतों से वक्त ज़ाया होता है। सलमान ने कहा, मुझसे भी गलती हुई। मैंने फरहाद भाई को चैलेंज किया था कि हमारी इस दवाजी जिंदगी में वो कभी हलचल पैदा नहीं कर सकेंगे। सुल्ताना को अकल आ गई है, वो उनकी बातों से नहीं बहकेगी, लेकिन मोहब्बत करने वाली बीवियां अपने शौहर के मामले में जरूर बहक जाती हैं। सोनिया ने कहा, छोड़ो इन बातों को। यहाँ पेरिस में तिब्बत के दलाई लामा का एक सफ़ीर है, उस सफ़ीर के रिश्तेदार भी हैं, उनसे तिब्बत के मुतल्लिक मालूमात हासिल करो। मगर तुम वहाँ नहीं जाओगे। राहीला मेरी शरीक हयात है, उसे शहर से निजात दिलाने के लिए मुझे जाना चाहिए। यह ज़रूरी नहीं है कि शौहर ये फ़र्ज़ अदा करे, बेटी भी कर सकती है। सोनिया सानी तिब्बत जाकर उस शैतानी पुतले को तोड़ेगी और अपनी माँ को शहर से निजात लाएगी। इस मुहिम में अली उसके साथ होगा। लैला ने कहा, बहुत ही मुनासिब फैसला है। सानी और अली को ही जाना चाहिए। तिब्बत में जो ज़ुबान आमतौर पर बोली जाती है वो सानी और अली को हिप्नोटिज्म के जरिए 2 दिनों में सिखाओ और ख़ुद भी सीखो, ताकि ये ज़ुबान बोलने वाले दुश्मनों के दिमागों में पहुंच सको। लैला दिमागी तौर पर हाजिर होकर बाथरूम के दरवाजे पर आई, फिर दस्तक देकर बोली, कि बाथरूम में रात गुजारने का इरादा है। मैंने कहा, अभी आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने सलमान की आवाज़ और लहजा इख्तियार किया, फिर लैला के दिमाग में पहुंचकर बोला, हमारे फरहाद भाई मजाक के रिश्ते से हम मियाँ बीवी के दरमियान गलत ख्याल पैदा करते हैं, लेकिन अभी चंद सेकंड पहले पता चला वो खुद गलत रास्ते पर चल रहे हैं। क्या तुम यकीन करोगी? यकीन दिलाओ, वैसे मैं बहकने वाली सुल्ताना नहीं हूँ। मैं जानता हूँ, ना तुम बहकने वाली हो ना मैं बहका रहा हूँ, मगर अभी 30 सेकंड पहले मैं उनसे शिकायत करने उनके दिमाग में गया। मुझे कोड वर्ड्स अदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई उनके अंदर बोल रही थी। लैला ने पूछा, आप कहना चाहते हैं कोई ख्याल ख्वानी करने वाली उनके दिमाग में थी? हाँ, वो कह रही थी, फरहाद तुम बहुत मोहतात रहते हो। अगर लैला ने आकर हमारी बातें सुन ली तो क्या होगा? फरहाद भाई ने कहा, मैं औरतों को हैंडल करना जानता हूँ। लैला ऐसे वक्त कभी मेरे दिमाग में नहीं आती जब मैं टॉयलेट में रहता हूँ। वो बोली, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, तुम्हारे पास आऊँगी। फरहाद भाई ने कहा, ज़रा सब्र करो, मैं कल तक कोई बहाना करके लैला को पेरिस भेज दूंगा, तुम मेरे पास चल जाना। अच्छा, अब जाओ वरना उसे शुबा होगा। उसके जाने से पहले ही मैं फरहाद भाई के दिमाग से निकल आया, लैला तुम मेरी सुल्ताना की बहन हो, मैं ऐसा ओछा मजाक नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें फरहाद से झगड़ा करने का मशवरा दूंगा। यह ज़रूर कहूंगा कि अभी सब्र करो और खामोशी से देखती रहो। इस तरह मेरी बातों की खुद ब खुद तस्दीक होती रहेगी। वो गुमसुम बैठी हुई थी, अच्छी खासी मुस्तकिल मिजाज थी। सुल्ताना की तरह उसके अंदर उजलत और बेचैनी पैदा नहीं हुई थी। वो अपने बहनोई सलमान की बहुत इज्जत करती थी, उसे एक सच्चा और बेदाग इंसान कहती थी। इसके बावजूद उसे यकीन नहीं था कि सलमान की रिपोर्ट दुरुस्त है। वो ठोस सबूत के बगैर इस सिलसिले में मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहती थी। मैं टॉयलेट से आ गया, बिस्तर के सिरे पर बैठा, फिर लेट गया। वो बिस्तर पर बैठी मुझे तक रही थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी निगाहों को समझ रहा हूँ, तुम शिकायत करोगी कि मैंने तुम्हारी बहन को फिर तुम्हारे बहनोई से लड़ा दिया है। वो सर झुकाकर बोली, मैं शिकायत नहीं करूंगी, आपने मजाकन ऐसा किया था। सुल्ताना तुम्हारी तरह समझदार क्यों नहीं है? दूसरों के बहकाने से क्यों बहक जाती है? कोई तुमसे मेरे खिलाफ बोले तो क्या तुम बहक जाओगी? मैं अपने तौर पर सबूत हासिल किए बगैर आपके खिलाफ सोचना भी गुनाह समझती हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। ये बताओ, सोनिया ने तिब्बत जाने के लिए क्या फैसला किया है? अली और सोनिया सानी जाने वाले हैं। हमारे ये दोनों बच्चे माशाल्लाह तेज़ हैं, एक आंधी है दूसरा तूफान है। फिर भी मैं सोचता हूँ मुझे चुपचाप उनके पीछे जाना चाहिए। वह बहुत ही पुरस्कार इलाका है और सानी ने ऐसा मुल्क, ऐसे लोग और ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा। मैं उन्हें गाइड करता रहूँगा। क्या आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? हाँ, कुछ ही दिनों की बात है, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। कल सुबह तुम पेरिस चली जाओ। लैला ने एक लंबी सांस खींचकर मुझे देखा, फिर अचानक ही दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। उसे मेरी बेवफाई का सबूत मिल गया था। मैंने सलमान बनकर उसे कहा था कि फरहाद भाई उसे पेरिस भेजकर किसी महबूबा को तेलबैब बुलाने वाले हैं। मैंने बज़ाहिर हैरत से पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो मुंह फेर कर रोने लगी। मैंने करीब आकर उसके गुदाज बाजू को पकड़ा। वो जल्दी से बाजू छुड़ाकर बिस्तर से उठ गई। दूर जाकर बोली, मुझे हाथ न लगाएं, आपने मेरे एतमाद को धोखा दिया है। मालूम होता है किसी ने तुम्हें बहकाया है। मैं नादान बच्ची नहीं हूँ, मुझे आपके हरजाईपन का सबूत मिल गया है। सुल्ताना का भी यही दावा था कि वो कोई नादान बच्ची नहीं है, लेकिन मैं उस अक्लमंद को 2 बार सलमान के खिलाफ भड़का चुका हूँ। मैं उसके मुकाबले में तुम्हें ज़्यादा ज़हीन और मुतहम्मिल मिजाज समझता था, लेकिन हर बीवी अपने शौहर के मामले में बहुत छोटा दिल रखती है, शायद इसलिए कि दिलो जान से शौहर को चाहती है। उसे गुमराह होते नहीं देख सकती, लेकिन इसका एक कमज़ोर पहलू है। ऐसी टूटकर प्यार करने वाली बीवियों को कोई भी बहकाकर उनकी इस दवाजी जिंदगियां तल्ख कर देता है। मुझे किसी ने नहीं बहकाया। फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं किसी बहाने तुम्हें पेरिस भेजकर अपनी एक महबूबा को यहाँ बुलाने वाला हूँ? अभी आपने खुद मुझे पेरिस जाने के लिए कहा है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम्हें यहाँ से भगाकर दूसरी को बुलाने वाला हूँ? भाई किसी ने बताया होगा, तभी तो तुम मुझे हरजाई कह रही हो। हाँ, मुझे सलमान ने बताया था। ये हुई ना बात, तुम कह रही थी किसी ने नहीं बहकाया। सलमान ने बहकाया नहीं, सच कहा है।
क्या तुमने तस्दीक की है कि तुम्हारे दिमाग में आकर बहकाने वाला सलमान था? जब आप ही की जुबान से सच जाहिर हो गया तो तस्दीक क्या करूं? मेरा मशवरा मानो, आंसू पहुंचो और सलमान से सिर्फ इतना पूछो कि क्या वो 10 या 15 मिनट पहले तुम्हारे दिमाग में आया था? क्या आपको शुबा है कि वो नहीं आया था? पूछ लेने में क्या हर्ज है? उसने दूसरी तरफ मुंह फेर कर ख्याल ख्वानी की। सलमान से पूछा, तुमने थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग में आकर क्या कहा था? वो हैरानी से बोला, मैं तुम्हारे दिमाग में कब आया था? सिस्टर के पास से आने के बाद मैंने ख्याल ख्वानी नहीं की। कहीं कोई दुश्मन तो नहीं आया था? मैं इसी बात की तस्दीक कर रही हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। लैला ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर मुझे हैरानी से देखा, फिर पूछा, आपको कैसे पता चला कि सलमान मेरे दिमाग में नहीं आया था? मैं सलमान के लबो लहजे में तुमसे बोल रहा था। उसके दीदे हैरत से फैल गई। मैंने कहा, तुम दावे किया करती थी कि तुम्हें कोई मेरे खिलाफ नहीं बहका सकेगा। मैंने सलमान बनकर तुमसे कहा कि फराद भाई तुम्हें पेरिस भेजकर एक महबूबा को यहाँ बुलाने वाले हैं, और अब मैंने सामने आकर तुम्हें पेरिस जाने को कहा तो औरत की अक्ल ने समझ लिया कि शौहर की बेवफाई का सबूत मिल गया है। वो एकदम से दौड़ती हुई आकर मुझसे लिपट गई। मैं उसके साथ बिस्तर पर गिर पड़ा। वो बोली, आप मुझे पेरिस जाने को तो नहीं कहेंगे ना? मेरी जान, तो मेरी आखिरी उम्र की मोहब्बत हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जब आंधी और तूफान तिब्बत जा रहे हैं तो मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं। हम यहीं रहेंगे या कहीं रहेंगे, मगर एक साथ रहेंगे। वो खुशी से पागल हो रही थी। बीवी रोते रोते मान जाए या रूठ कर मान जाए तो उसके बाद नए सिरे से प्यार की नई नई मुसरतें देती है। इसलिए मैंने कहा कि वो खुशी से पागल हो रही थी, जबकि इंतहा नहीं होना चाहिए। वैसे मुकाम पर पागल हो तो अपने होश उड़ जाती हैं। अगर शहंशाह हो तो ताजो तख्त भूल जाता है, सिपाही हो तो तलवार फेंक देता है, और कलमकार हो तो कलम छोड़ देता है। यही हद है। इसे आगे लिखने वाला ख्यालों की जन्नत से निकाल दिया जाता है। मैंने रात के 2 बजे कहा, आधी रात के बाद उल्लू जागते हैं या चोर? हमारी जिंदगी में अक्सर रातें ऐसी आती हैं कि हमें उल्लुओं की तरह जागना और चोरों की तरह नकब लगाना पड़ता है। तौबा है, आप उल्लू और चोरों से हमारा मुआवजा कर रहे हैं। क्या हम इंसानी दिमागों में नकब नहीं लगाते? अभी ऐसा नहीं करना है। रात ज़्यादा हो गई, आराम से सो जाएं। अगर सोना ही है तो नकबजनी की बात क्यों करता? ओ खुदा, अब समझी। आप ये बात सीधी तरह कह सकती हैं कि हमें फिर दुश्मनों के दिमागों में पहुंचना है या किसी मकसद से बाहर जाना है। हम बाहर नहीं जाएंगे। तुम जो बनकर जे मॉर्गन के पास जाओ। उसे कहो वह सुबह होने से पहले यहूदियों से निजात हासिल कर लेगा। उसके लिए जहनी तौर पर आमादा रहे। ताज्जुब है, आपको यहाँ बैठे बैठे कैसे यकीन हो गया कि वो निजात हासिल कर लेगा? मेरे बहुत से मंसूबे ऐसे होते हैं जिनकी कामयाबी का मुझे पहले से यकीन हो जाता है। हम अभी जिस मंसूबे पर अमल करने जा रहे हैं उसका नतीजा जल्दी तुम्हारे सामने आ जाएगा। जे मॉर्गन से चंद बातें करके फौरन मेरे दिमाग में आ जाओ। वह दिमागी तौर पर गैर हाजिर हो गई। मैं अपने जासूस के पास पहुंच गया। उसने कहा, राहीला बीबी को पापाडू के महल से निकालकर कहीं दूसरी जगह पहुंचा दिया गया है। क्या तुम्हारे मातहतों ने ताकुब नहीं किया था? किया था, मगर वो हमारे मातहतों से ज्यादा चालाक निकले। उन्हें टॉर्च देकर निकल गए। कोई बात नहीं, अक्सर मामलात में नाकामी हो जाती है। तुम अपने 12 आदमियों को एक जगह बुलाओ। मैं अभी फिर राब्ता करूंगा। राहीला का गायब हो जाना अच्छी बात नहीं थी। मैं जे मॉर्गन के साथ उसे भी निकाल ले जाना चाहता था। अब उसे किस जगह रखा गया है ये मालूम करने के लिए उसके दिमाग में गया तो उसने सांस रोक ली। पहले वो सोच के लहरों को महसूस नहीं करती थी। हम तकरीबन 5 घंटे उससे गाफिल रहे थे। इस दौरान पापाडू के मामलात में उलझे हुए थे और कुछ वक्त मोहब्बत में गुजारा था। यूं गोल्डन ब्रेन्स ने किसी अमल के जरिए राहीला पर अमल करके उसके दिमाग को मुकफ्फल कर दिया था। हमारी ख्याल ख्वानी का रास्ता रोक दिया था। बेशक गोल्डन ब्रेन्स जबरदस्त चालें चल रहे थे। एक तरफ पापाडू को और दूसरी तरफ हम ख्याल ख्वानी करने वालों को बेबस कर दिया था। मगर मुझे भी शतरंज की इस बाजी में, जहानत के इस खेल में मजा आ रहा था। मेरी अगली चाल गोल्डन ब्रेन्स के होश उड़ाने वाली थी। जनरल को भी शायद मालूम नहीं था कि राहीला को कहाँ छुपाया गया है। फिर भी मैं उसकी सोच को पढ़ने लगा। मालूम हुआ कि राहीला अभी किसी खुफिया अड्डे में नहीं पहुंचाई गई है। गोल्डन ब्रेन्स के खास मातहतों ने उसे एक गाड़ी में ले जाते वक्त समझ लिया था कि उनका ताकुब हो रहा है। उन्होंने किसी तरह ताकुब करने वालों को डॉज देकर राहीला को एक सरकारी बंगले में पहुंचा दिया था। फिर जनरल को इतला देकर दरख्वास्त की थी कि मुतअद्दिद फौजी जवानों को उस बंगले के अतराफ ड्यूटी पर लगाया जाए। अगर वो गोल्डन ब्रेन्स के खुफिया अड्डे में पहुंचा दी जाती तो जनरल को भी राहीला का पता न मिलता। मैं अपने जासूस के पास आया। उसने कहा, मैंने 12 बेहतरीन आदमियों को तलब किया है। वो पूरी तरह तैयार होकर यहाँ पहुंचने वाले हैं। मैंने उस बंगले का मुकम्मल पता उसे समझाया जहां राहीला को छुपाया गया था। फिर मैंने कहा, 6-6 आदमियों की 2 टीमें बनाओ। एक टीम फौजी छावनी की तरफ जाएगी, दूसरी राहीला की तरफ। तुम राहीला की तरफ जाने वाली टीम में रहोगे। कामयाबी हासिल होते ही उसे ऐसी जगह छुपाओगे कि वो किसी दिमागी राब्ता करने वाले आमिल को वहां ना बुला सके। मिस्टर वुल्फ, क्या हम बंगले पर हमला करेंगे? नहीं, किसी हंगामे के बगैर अपना मकसद हासिल किया जाएगा। मैं अभी मंसूबा बताऊंगा। पहले अपने आदमियों को कोड वर्ड्स याद कराओ।
जासूस ने अपनी मातियतों से कहा, मैं चंद कोड वर्ड्स अदा कर रहा हूँ, तुम सब उन्हें सुनो, दिल ही दिल में दोहराओ और जहन नशीन कर लो। मैं वो कोड वर्ड्स जासूस के दिमाग में अदा करने लगा। वो जुबान से धीमी आवाज़ में बोलने लगा और उसकी मातियत उन अल्फाज को जहन नशीन करने लगी। फिर मैंने कहा, याद करते रहो, मैं अभी आता हूँ। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। बिस्तर से उठकर टेलीफोन के पास आया। लैला मेरे अंदर रहकर ये सब कुछ देख रही थी। बोली, मैं खाक नहीं समझी, आप क्या करते फिर रहे हैं? मैंने रिसीवर उठाकर नंबर डायल करते हुए कहा, खुद समझो या इंतज़ार करो। मैंने जनरल के उस प्राइवेट फ़ोन का नंबर डायल किया था जिसके ज़रिए वो गोल्डन ब्रेन से राब्ता कायम किया करता था। दूसरी तरफ फ़ोन की घंटी बज रही थी। रात के 3 बजने वाले थे। ऐसे वक्त देर से जवाब मिलता है। बहरहाल जनरल की नींद में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी, हालो, ओ गॉड, 3 बज रहे हैं, बोलो कौन है, क्या मुसीबत आ गई? मैंने गोल्डन ब्रेन की आवाज़ और लहजे में कहा, अपना फ़ोन इंस्ट्रूमेंट देखो, मुसीबत के वक्त यही फ़ोन बोलता है। वो हड़बड़ा कर बैठ गया। गोल्डन ब्रेन की आवाज़ सुनते ही समझ में आ गया कि उसने नींद बेदारी की हालत में प्राइवेट फ़ोन का रिसीवर उठा रखा है। उसने अलर्ट होकर कहा, यस, मैं पूरी तरह बेदार हूँ। नहीं जनरल, आप अच्छी तरह बेदार नहीं हैं, बाथरूम जाएं, मुंह हाथ धोकर आएं, मैं 10 मिनट बाद फ़ोन करूंगा। मैं रिसीवर रखकर उसके दिमाग में गया। वो भी रिसीवर रखकर बिस्तर से उठ रहा था। जनरल, उसके खास मातियत और गोल्डन ब्रेन्स के सिवा किसी को इस प्राइवेट फ़ोन का नंबर मालूम नहीं था। फिर वो गोल्डन ब्रेन की आवाज़ सुन रहा था। वॉश बेसिन में झुककर मुंह पर पानी के छींटे मारते वक्त याद आया कि गोल्डन ब्रेन ने फ़ोन पर मखसूस कोड वर्ड्स अदा नहीं किए थे। कोई भी गोल्डन ब्रेन कभी उसूल के खिलाफ नहीं बोलता। फिर उसने ऐसा क्यों किया? ये वाकई मुझसे गलती हुई थी। मैंने ठीक 10 मिनट बाद नंबर डायल किए। राब्ता कायम होते ही कोड वर्ड्स अदा करते हुए पूछा, क्या पूरी तरह बेदार हो चुके हैं? जी हाँ। तो फिर याद करें, नींद बेदारी के वक्त आपने क्या गलती की थी? मैंने आपसे पहली बार कोई कोड वर्ड्स नहीं पूछे थे। ठीक है, आप वाकई दिमागी तौर पर पूरी तरह हाजिर हैं। अब ज़रा तवज्जो से सुने। हमने अभी और इसी वक्त राहीला और जे मॉर्गन को 2 मुख्तलिफ खुफिया अड्डों में पहुंचाने का फैसला किया है। आप इस बंगले के पहरेदारों से कह दें कि अभी एक सफ़ेद वैगन आ रही है, उसमें हमारे आदमी होंगे। वैगन का नंबर TL0303 है और फौजी छावनी में जो वैगन पहुंचेगी उसका नंबर TL61001 है। मैंने वो मखसूस कोड वर्ड्स भी बताए जो मैंने जासूस और उसके मातियतों को सिखाए थे। इन कोड वर्ड्स की अदायगी से तस्दीक हो जाती कि गोल्डन ब्रेन्स के खास आदमी ही राहीला और जे मॉर्गन को लेने आए हैं। उसने एक ट्रांसमीटर उठाकर राब्ता कायम करना शुरू किया। मैंने लैला से कहा, इसके दिमाग में मुसलसल रहो, अचानक कोई प्रॉब्लम पेश आए तो फ़ौरन बता देना। मैंने जासूस के पास आकर उसे बताया कि किस नंबर की वैगन बंगले की तरफ और किस नंबर की वैगन फौजी छावनी की तरफ जाएगी। फिर कहा, वैगनों के सिलसिले में गलती न करना, चलो फ़ौरन 2 टीमें बनाकर निकलो। वो सब वहां से निकल पड़ी। मैंने सलमान सुल्तान और जोजो को अपने पास बुलाकर पहले जासूस और उसके मातियतों के दिमागों तक पहुंचाया। वो सब बदस्तूर वैगनों में 2 मुख्तलिफ सिमतों में जा रहे थे। जोजो ने मुझसे कहा था, पापा, मैंने एक मातियत के दिमाग से मालूम किया कि ये लोग राहीला आंटी को एक बंगले से लाने जा रहे हैं। सलमान ने कहा, और दूसरी टीम जे मॉर्गन को लाएगी। मैंने कहा, बाकी तफसीलात बाद में बताऊंगा। तुम तीनों को एहतियातन बुलाया है ताकि ये लोग कोई गलती करें तो तुम लोग संभालो। वह तीनों मुख्तलिफ दिमागों में चले गए। मैंने अपनी जगह हाजिर होकर लैला से पूछा, जनरल की तरफ से खैरियत है? जी हाँ, वो ट्रांसमीटर और प्राइवेट फ़ोन के पास बैठा हुआ है। खुदा का शुक्र, अभी तक हमारे खिलाफ कोई बात नहीं हुई है, मगर डर लगता है किसी गोल्डन ब्रेन का फ़ोन जनरल के पास आ सकता है। मुझे शुरू से अंदेशा था कि ऐसी बात हो सकती है। मैं जनरल के पास आया। वो गहरी नींद से बेदार हुआ था, जबरन जाग रहा था, रह रहकर जमाइयाँ ले रहा था। मैंने ज़रा ऊँघने पर मजबूर किया, फिर दिमागी तौर पर गायब कर दिया। वो अपनी जगह से उठकर प्राइवेट टेलीफोन के प्लग पॉइंट के पास आया, फिर उसके प्लग को निकाल दिया, वापस आकर अपनी जगह बैठ गया। मैंने उसके दिमाग को आज़ाद किया तो उसने चौंक कर आसपास देखा। मैंने उसकी सोच में कहा, ओह, मैं फिर ऊँघने लगा था। वो किचन में आया, वहाँ कॉफ़ी तैयार करने के लिए चूल्हा जलाने लगा। लैला ने मुझे कहा, पहले ही टेलीफोन का प्लग निकलवा सकते थे, गलती हो गई, मुआफ़ कर दो। वो हंसने लगी। मैंने कहा, हंसी को मुख्तसर कर लो और जनरल के पास जाओ। मैंने एक टीम के पास आकर देखा, वो लोग कामयाब हो गए थे, राहीला को ले गए थे। मैं दूसरी टीम के पास आया। वो लोग वैगन के अंदर जे मॉर्गन को बिठा कर ले जा रहे थे। उसी वक्त लैला ने कहा, जनरल को ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हो रहा है। मैं उसके दिमाग में पहुंचा। वहां ट्रांसमीटर पर जनरल और एक गोल्डन ब्रेन के दरमियान कोड वर्ड्स का तबादला हो रहा था। फिर गोल्डन ब्रेन ने पूछा, तुम्हारा प्राइवेट फ़ोन काम नहीं कर रहा? मैं कई बार राब्ता कर चुका हूँ। जनरल ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, शायद कुछ खराबी हो गई है, वरना। वह वरना के बाद कहने वाला था कि उसकी गोल्डन ब्रेन से थोड़ी देर पहले इसी प्राइवेट फ़ोन पर बातें हो चुकी हैं, लेकिन मैंने बात पलट दी। उसकी ज़ुबान से कहा, वरना आप ट्रांसमीटर पर अभी गुफ्तगू ना करते। ये कहने के बाद मैंने जनरल के दिमाग को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया ताकि कोई गड़बड़ ना हो।
गोल्डन ब्रे ने कहा 4 बजने वाले हैं, ये अच्छा मौका है। राहीला को हमारे को खुफिया अड्डे में पहुंचाया जा सकता है। आप बंगले के अतराफ पहरा देने वालों से अभी कह दें कि हमारे आदमी पीले रंग की वैगन में आ रहे हैं। वो कोड वर्ड्स अदा करेंगे कि हैंड ओवर द सिल्कन लेडी। मैं अभी बंगले के मुसल्ला पहरेदारों को समझाता हूँ। ट्रांसमीटर का राब्ता खत्म हो गया। लैला ने कहा, बस लोग राहीला को ले जाने उस बंगले में पहुंचेंगे तो भेद खुल जाएगा। राहीला महफूज मुकाम पर पहुंचा दी गई है। तुम जनरल के दिमाग पर कब्जा जमा कर यहाँ रहो, मैं अभी आता हूँ। मैं उसे वहां छोड़कर सलमान के पास आया। उसे कहा, यह वैगन का सफर अभी तक जारी है। टीम के सरबराह से मालूम करो आखिर वो खुफिया अड्डा और कितनी दूर है। सलमान ने सोच के जरिए सरबराह से यही सवाल किया। उसने जवाब दिया, बस हम पहुंचने वाले हैं। सामने से गश्त करने वाली एक पुलिस पार्टी एक गाड़ी में आ रही थी। उन्होंने रुकने के लिए सिग्नल दिया। हमारी टीम का लीडर रुकना नहीं चाहता था। सलमान ने कहा, रुक जाओ, कानून के मुहाफिजों की तसल्ली कर दो। उन्होंने गाड़ी रोक दी। पहले एक सिपाही अपनी गाड़ी से उतरकर वैगन की तरफ आया। खिड़की से झांक कर देखा, अंदर छोटे से बल्ब की रोशनी में सभी नजर आ रहे थे। जे मॉर्गन के साथ उनकी तादाद 7 हो गई थी और जे मॉर्गन को वहां चेहरे से कोई नहीं जानता था। एक अरसा हुआ तेलबैब में पहुंचते ही नजरबंद रहने लगा था। फिर एक टेलीपैथी जानने वाले को जनरल ने सबसे छुपा कर रखने में बेहतरी समझी थी। सिपाही ने कहा, इतनी रात को इतने लोग कहाँ जा रहे हैं? एक ने हंसकर कहा, 5 बज चुके हैं, सुबह हो रही है और तुम्हें रात नजर आ रही है। सिपाही पलटकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। उसके दिमाग में सुल्ताना थी। उसने सुल्ताना की मर्जी के मुताबिक कहा, गाड़ी में सिर्फ 4 अफराद हैं। अफसर ने अगली सीट से बाहर आकर कहा, मुझे तो कुछ ज्यादा लग रहे हैं। उसके बोलते ही जोजो उसके अंदर पहुंच गई। वो वैगन के पास आया, फिर अंदर झांकते हुए बोला, कमाल है, दूर से ज्यादा लगते हैं मगर हैं सिर्फ 4। इसी को फरेब नजर कहते हैं। बाय द वे, कहाँ जा रहे हैं? जवाब मिला, सुबह की दौड़ लगाने पोलो ग्राउंड। अफसर ने जाने की इजाजत दे दी। वैगन स्टार्ट होकर आगे बढ़ी, फिर तेज रफ्तारी से दूर निकलती चली गई। अब कोई अंदेशा नहीं रहा था। जे मॉर्गन को एक खुफिया अड्डे तक पहुंचाने के बाद इत्मीनान हो गया। वो लोग कामयाबी की खुशी में नाचने लगे। जे मॉर्गन एक एक का शुक्रिया अदा कर रहा था और जोजो को आवाज देकर कह रहा था, सिस्टर जोजो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम मेरी सगी बहन से बढ़कर हो। जब चाहो मुझे आजमा लो। इन शानों पर यह गर्दन सिर्फ तुम्हारे लिए कटने को तैयार रहा करेगी। जोजो ने कहा, सुबह हो चुकी है, हम मोहब्बत और रिश्तों की बातें बाद में करेंगे। अभी यहाँ के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर लो। तुम्हारा चेहरा बदलने के लिए कुछ करती हूँ। वो मेरे पास आई। मैं जासूस के पास आकर बोला, कोई प्लास्टिक सर्जरी करने वाला अपना आदमी है? जे मॉर्गन को आर्जी मेकअप में नहीं रखा जा सकता, अभी उसकी तलाश शुरू होने वाली है। हमारी जासूस ने जवाब दिया, प्लास्टिक सर्जरी भी काम नहीं आएगी। यहाँ के सुराग रसां और पुलिस वाले किसी भी खतरनाक मुजरिम को उसके बिल से निकालने के लिए शिकारी कुत्तों को काम में लाते हैं। आप उन कुत्तों को जे मॉर्गन तक पहुंचने ना दें। मैं चंद घंटों में इसका प्लास्टिक सर्जरी के जरिए हुलिया बदल दूंगा। मैंने जोजो से कहा, तुम आराम करो, जरूरत हुई तो बुला लूंगा।